कियानेक्सू पर भी युआन होंग और गुंटर से कम ध्यान नहीं दिया गया। यह एक और दुर्लभ प्रतिभा थी। इसके अलावा वह एक बर्फ तत्व सेनानी थी। कोई नहीं जानता था कि उसका आइस फोर्स अटैक कैसा था। उसका नियंत्रण प्रभावशाली था। हालांकि लाइव चैट धीरे धीरे भटक गई। लेन कियानेक्सू खूबसूरत थी और उसकी आभा भी बहुत शानदार थी। वह बर्फ की परी की तरह थी। कुछ पुरुषों की खास पसंद होती थी और वे उसके बारे में दूसरे विचार रखते थे, जो उनके दिलों में बेचैनी को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। अगर उसे चैट प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में की गई गंदी टिप्पणियों के बारे में पता होता, तो क्या वह तब भी अपना चेहरा सीधा रख पाती? यह उल्लेखनीय है कि लेन कियानेक्सू के बाद का व्यक्ति तीसरा राजकुमार था। वह जोन 1 में नहीं गया, बल्कि वह जोन 5 में चला गया। सभी प्रतिभाएं शीर्ष क्षेत्र का चयन नहीं करेगी। वहां प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचना ही समझदारी भरा निर्णय था। किसी भी तरह से पहला राउंड बस एक एलिमिनेशन प्रक्रिया थी। उसके बाद के मैच ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अन्य निश्चित क्षेत्रों में नंबर 1 होने से उन्हें जोन 1 के शीर्ष 10 के बराबर ही प्रसिद्धि मिलेगी। यदि प्रतियोगिता के बाकी चरण में उनका प्रदर्शन असाधारण रहा तो भी उन्हें 7 स्टेलर अकादमियों में प्रवेश का मौका मिलेगा। हालांकि तीसरे राजकुमार ने कभी नहीं सोचा था कि उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया जाएगा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह दूसरे स्थान पर ही रहा। लानत है। बाद वाले ने पत्थर की स्टेल पर रैंकिंग को एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ देखा। लेन कियानेक्सू, मैं किसी महिला से नहीं हारूंगा, वह खर्राटे भरता हुआ बोला। जैसे ही वह बर्फीले तत्व वाले तारा जानवरों के झुंड की ओर बढ़ा, उसकी युद्ध तलवार आग की लपटों के साथ दहाड़ने लगी। वह एक बड़ा कदम उठाना चाहता था। जोन 6 में अनोखे आकार और आकृति की चट्टानें बहुतायत में पाई गईं, जो मैदानों और पहाड़ों पर बिखरी हुई थीं। कुछ चट्टानें मनुष्य की कमर तक ऊंची थीं, जबकि कुछ 3 मीटर ऊंची थीं। यहां तक कि कुछ तो 10 मीटर ऊंची थीं। इससे लोगों को आश्चर्य हुआ कि इनका निर्माण कैसे हुआ। सभी योद्धा सावधानी से उस क्षेत्र से गुजरे। अचानक कुछ चट्टानों पर आंखें दिखाई देने लगी। दांत पीसते हुए उन्होंने निकटतम उम्मीदवार को काट लिया। आह! एक योद्धा 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद दर्द से चीख उठा। उसने जल्दी से हार स्वीकार कर ली। उसके शरीर का बचा हुआ आधा हिस्सा चमक के साथ गायब हो गया। दिव्य साधना करने वालों को तब भी बचाया जा सकता था, यदि उनके पास अभी भी आधा शरीर होता। वह व्यक्ति भाग्यशाली था कि उसने समय रहते हार स्वीकार कर ली, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती। बचे हुए योद्धा पीले पड़ गए। उन्होंने जल्दी से चट्टान जैसे तारा जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके हथियारों से राक्षसों के शरीर पर केवल चिंगारियां ही निकल रही थीं। उनके पीछे कहीं से एक आवाज सुनाई दी, हटो। एक विशालकाय आकृति तेजी से ऊपर आई। उसके पैर पड़ते ही जमीन हिल गई। ये बर्कशायर है। विशालकाय रॉक रेस से बर्कशायर। जल्दी चलो। प्रतिभागी इधर उधर बिखर गए, मानो किसी भयानक दृश्य को देखकर प्रतिक्रिया कर रहे हो। चट्टानी जानवरों के अचानक प्रकट होने की तुलना में उनकी सतर्कता अधिक मजबूत लग रही थी। हा, बर्कशायर जोर से हंसा। उसकी आवाज गरजने वाली थी। उसका शरीर पीले भूरे पत्थरों से ढका हुआ था। वह आदमी लगभग 8 मीटर लंबा था और उसका रंग बहुत मोटा था। उसने अजीबोगरीब पत्थर के जानवरों पर अपने हथौड़े चलाए। बैंग बैंग बैंग। कुछ धीमी आवाजों के बाद अजीब चट्टानी जीव टुकड़े टुकड़े हो गए। वे जीव सचमुच पत्थर जैसे लग रहे थे। उनके टूटे हुए शरीर से खून नहीं निकला। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंखों की चमक गायब हो गई। एट नोबलबन एट। बर्कशायर ने वहां उपस्थित सभी राक्षसों से छुटकारा पा लिया और छिपे हुए अन्य उम्मीदवारों की परवाह किए बिना वहां से चला गया। हे भगवान, ये तो डरावना था। क्या वह हमारे जोन 6 में नंबर 1 था? बर्कशायर। और कौन हो सकता है? वह पागल और क्रूर है। हम उसके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? अच्छी बात है कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। जो भी उससे मिलेगा वह मर जाएगा। अल्पविराम। अजीब दिखने वाली चट्टानों से छिपकर योद्धा चादर की तरह सफेद चेहरे के साथ बाहर निकले। फिर वे गालियां देते हुए बर्कशायर के रास्ते के ठीक विपरीत दिशा में चले गए। कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता था। उनके लिए वह आदमी एक एलियन था। वह एक महाशक्तिशाली व्यक्ति था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे कोई साधारण दिव्य योद्धा निपट सके। वे उस पर विश्वास कर लेते यदि वह दावा करता कि वह ब्रह्मांड योद्धा है। जोन 7, 8, 9 और 10 से विभिन्न प्रतिभाएं भीड़ के ध्यान में आईं। दर्शक चकित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस ओर देखें। वे भाग्यशाली होंगे यदि उनके जीवन में ऐसी प्रतिभाएं आ जाएं, लेकिन अब वे एक के बाद एक सामने आ रही हैं। क्षेत्र 1। वांग टेंग के अंक तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन वह जल्दबाजी में भी नहीं था। इसके बजाय वह अपनी बढ़त का आनंद ले रहा था।
नक्षत्र बल वायु तारांकन 1200, नक्षत्र बल पवन तारांकन 1800, विंड अल्टिमा 2000, टेम्पेस्ट डोमेन तारांकन 3200, अल्पविराम, नक्षत्र बल बिजली तारांकन 2100, नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1600, लाइटनिंग अल्टिमा 1800, लाइटनिंग डोमेन तारांकन 2600, अल्पविराम, नक्षत्र बल बर्फ तारांकन 3500, नक्षत्र बल पवन तारांकन 2400, आइस अल्टिमा तारांकन 700, आइस डोमेन 1500, अल्पविराम, नक्षत्र बल विष तारांकन 2700, नक्षत्र बल विष तारांकन 3600, जहर अल्टिमा तारांकन 2100, जहर डोमेन तारांकन 2400, अल्पविराम। उनके क्लोन 4 अलग अलग निश्चित क्षेत्रों में थे। उनके साथ उनके संबंध के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में विशेषता बुलबुले तैर रहे थे। दूसरों के लिए प्रतिभाओं की लीग महज एक प्रतियोगिता थी। वांग टेंग के लिए यह पूरी तस्वीर नहीं थी। गुण चुनना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उनके क्लोनों द्वारा उठाए गए अधिकांश बुलबुले नक्षत्र बलों से संबंधित थे। क्लोनों को सौंपे गए 4 नक्षत्र बल अभी तक पूर्ण आकाशीय अवस्था तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वे इस समय तेजी से बढ़ रहे थे। ये सब क्लोनों की हरकतों की बदौलत था। नक्षत्र वायु बल 51,200 बटा 70,000 आकाशीय चरण 7वां स्तर। तारामंडल बिजली बल 44,500 बटा 60,000 आकाशीय चरण 6ठा स्तर। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारामंडल बर्फ बल 12,600 बटा 30,000 आकाशीय चरण 3रा स्तर। नक्षत्र विष बल 24,500 बटा 50,000 आकाशीय चरण 5वां स्तर। नक्षत्र वायु बल आकाशीय चरण के 6ठे से 7वें स्तर तक बढ़ गया। तारामंडल बिजली बल आकाशीय चरण 4थे स्तर से 6ठे स्तर तक बढ़ गया। तारामंडल बर्फ बल ग्रहीय 9वें स्तर से आकाशीय चरण के 3रे स्तर तक बढ़ गया। नक्षत्र विष बल आकाशीय चरण के पहले से 5वें स्तर तक बढ़ गया। पहले और बाद की तुलना करने पर पता चला कि उनकी चारों सेनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे उनकी बहुप्रतीक्षित सफलता पूरी हो गई। किसी ने भी यह नहीं देखा कि प्रतियोगिता के दौरान वांग टेंग की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। यह पागलपन था। बलों के अतिरिक्त उन्हें संबंधित अल्टीमा और डोमेन भी प्राप्त हुए। निश्चित क्षेत्रों के भीतर का वातावरण विशेष था। अधिकांश विचरण करने वाले प्राणियों ने अंतिम चालें सीख ली थी, उनके सभी आक्रमण उनमें समाहित थे। युवा नायक ने इन सभी परम विशेषताओं के कारण शानदार तरीके से लाभ कमाया। एट नोबलबन एट अब सभी 4 विशेष तत्व परम तत्व 5 मूल तत्वों के बराबर पूर्ण अवस्था में थे। जहां तक डोमेन की बात है तो वे एक सुखद आश्चर्य थे। केवल उच्च श्रेणी के सम्राट जानवरों के पास ही उन्हें रखने का मौका था। उन्हें अभी तक उच्च स्तरीय शाही क्षेत्र का अनुभव नहीं था। वास्तव में ये 4 क्षेत्र तारा जानवरों से नहीं आए थे, वे निश्चित क्षेत्रों के भीतर विशेष क्षेत्रों से आए थे। इससे युवा नायक सदमे में आ गया। जब डोमेन विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए तो उसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। 4 डोमेन के बारे में उसकी समझ में जबरदस्त वृद्धि हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। पवन क्षेत्र 1180 4000 चौथा रैंक। लाइटनिंग डोमेन 750 बटा 3000 तीसरा रैंक। बर्फ क्षेत्र 1340 4000 चौथा रैंक। जहर क्षेत्र 2150 बटा 3000 तीसरा रैंक। अल्पविराम। वांग टेंग वेतन वृद्धि से संतुष्ट थे। यात्रा सार्थक से भी अधिक थी। दुर्भाग्य से उसकी मूल शक्ति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अधिक क्लोन नहीं बना सका। कौन जानता है, वह संभवतः उस क्षेत्र में संबंधित बल डोमेन प्राप्त कर सकता है। लालची आदमी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और लालची विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे अपनी संपत्ति से संतुष्ट होना चाहिए। उसने सोचना बंद कर दिया, वह जानवरों को मारने का अपना सिलसिला जारी रखना चाहता था। अब समय था अपनी रैंकिंग सुधारने का। अचानक उसके शरीर से सारे विचार निकल गए। जोन 7। वांग टेंग का क्लोन उस क्षेत्र से तेजी से गुजरा, जबकि अनियंत्रित हवा विशाल झाड़ू की तरह पूरे परिदृश्य में बह रही थी। बिना किसी चेतावनी के वह वहीं रुक गया और अपने सामने एक निश्चित स्थान की ओर उत्सुकता से देखने लगा। उसने एक आकृति को हवा तत्व वाले तारा जानवरों के एक समूह के साथ लड़ते देखा। लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। हवा के चील जैसे दिखने वाले तारा जानवर खून से लथपथ अपने शरीर के साथ आसमान से नीचे उतर रहे थे। वहां एक गंजा युवक था जिसके माथे पर अग्नि का चिन्ह था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी लड़ने की शैली भी आसानी से पहचानी जा सकती थी। उसका शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था, जबकि आग के पैटर्न उसकी त्वचा को ढांके हुए थे, जिससे उसके हमलों में बेहद शक्तिशाली, जलन पैदा करने वाली गर्मी थी। यह पाकर परिवार की प्रतिभाओं में से एक थी।
उस व्यक्ति ने वांग टेंग के पवन तत्व क्लोन को देखा, जिससे वह हैरान रह गया। पहले तो उसने सोचा कि उनके दुश्मन ने उन्हें गुमराह करने के लिए ये क्लोन बनाए हैं, ताकि वे यह न जान सके कि असली कौन है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद संभवतः ये प्रतियां स्वतः ही गायब हो जाएंगी। यही कारण है कि हमारे नायक का आगमन पूरी तरह से अप्रत्याशित था। क्या यह असली वांग टेंग है? उसके मन में कई विचार कौंधे, उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उनका सामना गलत समय पर हुआ। वांग टेंग पर नजर रख रहे दर्शक ये दृश्य देखकर उत्साहित हो गए। वे मिले। वांग टेंग का क्लोन पाक में से एक से टकरा गया। देखने लायक एक अच्छा शो होगा। दुश्मन एक संकीर्ण रास्ते पर चलते हैं। पाकस का योद्धा उससे मिलने के लिए भाग्यशाली है। लेकिन ये तो सिर्फ वांग टेंग का क्लोन है। क्या वह पाकस के लड़ाके को हरा सकता है? वह योद्धा 97वें रैंक पर है। वह वांग टेंग से बहुत ऊपर है। वांग टेंग के लिए हालात खराब लग रहे हैं। अल्पविराम। पाका परिवार के अंतरिक्ष यान पर फ्यूरियस फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं लग रही थी। यदि दोनों पक्षों के लिए स्थिति उलट होती तो उन्हें बहुत खुशी होती। हालात बहुत खराब लग रहे थे। उनके योद्धा को हवा तत्व वाले जीवों के झुंड ने घेर लिया था और अचानक वांग टेंग प्रकट हुआ। बिना किसी संदेह के, बाद वाला उस सुनहरे मौके को नहीं छोड़ेगा। जैसा कि अपेक्षित था, वांग टेंग के क्लोन ने पाकस के संघर्षरत साथी को देखकर हंसी उड़ाई। उसने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और पूछा, हेलो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? पाका परिवार का मार्शल योद्धा। दर्शक। उन्होंने सभी संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन किसी ने भी ऐसी प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगाया था। वांग टेंग अविश्वसनीय रूप से विनम्र है। ये दो दोस्तों के मिलने जैसा है। बकवास। क्या उसे अपने शत्रु के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ये ठीक नहीं लगता। चले जाओ। पाका के गुस्से से भरे लड़ाके ने चिल्लाकर कहा, उसके होठों के कोने कांप रहे थे। फिर उसने युवा नायक की उपेक्षा की। मैं बस मदद करना चाहता हूँ। आपको मुझे चले जाने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, भले ही आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार न करें। वास्तव में सभी पाकर्स का स्वभाव एक जैसा ही है। वांग टेंग के क्लोन ने अपना सिर हिलाया और दूसरे को एक मासूम भाव दिया। आप पहले मेरे साथ निर्दयी थे, इसलिए एहसान वापस करने के लिए मुझे दोष न दें। पाकर्स के योद्धा नंबर 1। ये दृश्य देख पाक के माथे पर बल पड़ गए। पाकर्स का योद्धा नंबर 1। नंबर 1 कौन है? क्या मुझे अपना नाम रखने का अधिकार नहीं है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योद्धा को अपमानित महसूस हुआ। वह उबल रहा था और चाह रहा था कि वह दूसरे योद्धा को पीट सके। हालांकि वह तारा जानवरों द्वारा घेर लिया गया था। वह बच नहीं सका। वांग टेंग को उस व्यक्ति का उग्र भाव बहुत पसंद आया। वह अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए एक छिपने की विधि का उपयोग करते हुए, जहां वह था वहां से गायब हो गया। फिर उसने एक उंगली उठाए और पवन बल को संपीड़ित करके पवन ब्लेड बनाए और उन्हें पवन तारा जानवरों पर फेंक दिया। वह विशेष रूप से उन लोगों की तलाश में था जो पाका के साथी द्वारा पहले से ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। आप कह सकते हैं कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रयासों को नकार रहा था। जहां तक स्वस्थ पशुओं का प्रश्न है, उनका ध्यान उसका प्रतिद्वंद्वी रख सकता है। अपने साथियों को मरते देख स्टार बीस्ट क्रोधित हो गए। वे अपराधी वांग टेंग को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने अपनी सारी निराशा और गुस्सा पाकर्स के योद्धा पर निकाल दिया। चीख। एट नोवलबन एट चीख। अल्पविराम। आसमान में गुस्से से चीखें गूंजने लगी, क्योंकि और भी अधिक हवा के चील उड़ रहे थे। उनमें से लगभग 200 थे जो घेरे में शामिल हो गए। हे भगवान। नंबर 1, शुभकामनाएं। वांग टेंग ने छिपते हुए दूर से चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फक। घेरे हुए योद्धा का चेहरा गंभीर था। वह खून की उल्टी करना चाहता था। ये कमीना क्रोधित करने वाला है। उसे पहले झुंड के पवन चीलों से लड़ने में बहुत कठिनाई हुई, तो फिर वह ऊपर उड़ रहे अन्य 200 चीलों से कैसे निपट सकता था? अंततः वह घायल हो गया, यहां तक कि भागने में भी असमर्थ हो गया। अगर वह केवल चीलों से निपट रहा होता तो बच निकलना संभव था। लेकिन वांग टेंग उसे परेशान करता रहा और उसे जाने से रोकता रहा। जब भी वह कुछ तारा जंतुओं को घायल करता तो गुप्त शत्रु उन्हें उसके पहले ही मार डालता। इससे वह और भी अधिक परेशान हो गया। पाका का साथी इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सका और गुस्से में चिल्लाया, वांग टेंग, ये बहुत ज्यादा है। उसका मुंह खून से लथपथ था। क्या तुम्हें और चाहिए? वांग टेंग की आवाज दूर से उसके पास पहुंची। चिंता मत करो, पास में ही चीलों का एक और झुंड है। मुझे उन्हें खींचकर लाने दो। उफ। बेचारे ने मुंह भर खून उगल दिया और चिल्लाया, मैं हार मानता हूं। अगले ही पल वह प्रकाश की गेंद में बदल गया और जोन 7 से गायब हो गया।
जब उन्होंने पाक के योद्धा नंबर 1 को गायब होते देखा तो बाकी हवा के चील दंग रह गए। उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। दुर्भाग्यवश वह कहीं नहीं मिला, इसलिए उन्होंने वहां से चले जाने का निर्णय लिया। वांग टेंग इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वह तुरंत झुंड में घुस गया और उनकी देखभाल करने लगा। इसमें बस एक पल लगा, वांग टेंग की रैंकिंग आसमान छू गई और वह सीधे 10वें नंबर पर पहुंच गई। सभी दर्शक अचंभित थे। उनके मन में बस एक ही विचार था, आप ऐसा कर सकते हैं। लाइव चैट प्लेटफॉर्म टिप्पणियों से भर गया। जोन 7 की पत्थर की प्लेट पर वांग टेंग का नाम 621वें स्थान से उछलकर 10वें स्थान पर आ गया। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। जो लोग युवा नायक पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। उन्होंने केवल ये देखा कि मूल 10वें स्थान पर रहने वाले वाइल्ड पेरेस को नीचे धकेला जा रहा है। बाद में जो लोग ये दृश्य देख रहे थे वे हैरान रह गए। क्या हुआ? वाइल्ड का नाम क्यों हटा दिया गया? वांग टेंग 10वें स्थान पर पहुंच गया। क्या हुआ? इतना बड़ा परिवर्तन अचानक कैसे हो सकता है? हा हा हा, यह मजेदार है। मुझे पता था कि मुझे वांग टेंग को देखना चाहिए। देखो उसने क्या किया है। अगर आपको नहीं पता कि क्या हुआ तो प्लेबैक देखें। इधर उधर पूछना बंद करें। लेकिन वांग टेंग थोड़ा बेशर्म है। वह ऐसी गंदी चाल कैसे सोच पाया? पाकर्स के योद्धा नंबर 1 को ठग लिया गया। हाँ हाँ, मुझे ये नाम पसंद है। मुझे यकीन है कि अगर हर कोई उसे ऐसा कहेगा तो वह गुस्से से उबल पड़ेगा। रिपोर्ट, एक क्लोन 10वीं रैंक पर पहुंच गया है। जरूर कोई समस्या है, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऊपर वाले बेवकूफ, यह नियमों के खिलाफ नहीं है। अगर तुम अज्ञानी हो तो मत बोलो। ये सही है। ऐसा कर पाना भी एक तरह की ताकत है। क्या तुमने उसकी छिपने की विधि नहीं देखी? हवा के बाज उसे नहीं ढूंढ पाए, यही बात का सार था। क्या तुम्हें लगता है कि एक सामान्य योद्धा ऐसी ही स्थिति में आग से चेस्टनट को निकाल सकता है? ये बात सही है। मैं शो देखने में इतना व्यस्त था कि मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अल्पविराम। आभासी ब्रह्मांड के लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर भीड़ बंटी हुई थी। कुछ लोग युवा नायक पर संदेह कर रहे थे, जबकि अन्य उसे स्वीकार कर रहे थे। हालांकि उसके क्लोनों को समाप्त नहीं किया गया, जिससे ये साबित हो गया कि वह धोखा नहीं कर रहा था। कई लोग जिन्होंने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था, अब उस पर अधिक ध्यान देने लगे। जहां तक पेरेस परिवार का सवाल है, वे निराश थे। वाइल्ड उनके परिवार का एक बेहद प्रतिभाशाली योद्धा था। उसने शीर्ष 10 तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की और बस आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी वांग टिंग ने ऊपर से गोली चलाकर उसे नीचे धकेल दिया। पहले तो पेरेस बहुत खुश हुए। पाका परिवार के एक सदस्य ने वांग टिंग से मुलाकात की और मैच छोड़ दिया। परिवार ने बिना किसी कारण के एक उम्मीदवार को खो दिया। ये 5वें दिन हुआ। अभी 25 दिन और बाकी थे। पीछे रह गए योद्धा अवश्य ही आगे निकल जाएंगे। पाकर्स के योद्धा नंबर 1 ने हार मान ली, इसलिए उसके अंक आधे हो गए। इसका मतलब था कि उसके पास शीर्ष 10,000 में जगह बनाने का कोई मौका नहीं था। फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टिंग आगे बढ़ेंगे और वाइल्ड पेरेस की जगह लेंगे। ये कैसी किस्मत है? पेरेस हताश हो गए। वे वांग टिंग को दोष नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसने उनके योद्धाओं के साथ कोई टकराव नहीं किया था, इसलिए कोई टकराव नहीं हुआ था। इसके अलावा वह तेजी से आगे बढ़ा क्योंकि उसने पर्याप्त पवन चीलों को मार डाला था। वे सभी निम्न स्तरीय शाही स्तर और उससे ऊपर के थे। ईमानदारी से कहूं तो उनकी क्षमता को देखते हुए यदि वह अकेले ही पवन चीलों से निपटते तो उन्हें अधिक प्रयास करने पड़ते। इसके अलावा इसमें सफल न होने का भी जोखिम था। चीलों के झुंड को हराना आसान नहीं था। अच्छी बात यह रही कि पाकर्स के योद्धा नंबर 1 ने फ्रंटलाइन की देखभाल की। उसने बस इतना किया कि साथी के प्रयास पर निर्भर रहा और उसके अंक आसमान छूने लगे। यह प्रक्रिया स्टार बीस्ट का खुद शिकार करने से कहीं ज्यादा आसान थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि पाकर्स के एक योद्धा की बलि देकर उसने कितने अंक अर्जित किए होंगे। पाकर्स के ठगे गए साथी को निश्चित क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया और उसे रिंग 1 में वापस लाया गया। चिकित्सा स्टाफ उसका इलाज करने के लिए दौड़ा। लानत है। पाकर्स के योद्धा नंबर 1 ने खून से लथपथ आंखों से जमीन पर मुक्का मारा। वह गुस्से में था। वह जानता था कि उसने प्रतिभाओं की लीग के अगले दौर में प्रवेश करने का अधिकार खो दिया है, और इसके साथ ही 7 तारकीय अकादमियों में प्रवेश का उसका टिकट भी खो गया है। वांग टेंग ने अपने भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद कर दिया। मुझे उससे नफरत है। दुर्भाग्यवश उसका गुस्सा बेकार था। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ईमानदारी से कहूं तो पाक और युवा नायक के बीच की दुश्मनी के आधार पर अगर वह वैंग टेंग से ऐसी ही स्थिति में मिले होते तो उन्होंने भी ऐसा ही किया होता। संक्षेप में, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पाकर्स के अंतरिक्ष यान पर सवार उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु क्रोधित थे।
बेकार। पवन चीलो का कोई दूसरा समूह नहीं था। वांग टेंग ने डर के कारण उससे हार स्वीकार करने के लिए धोखा दिया। बेकार। सिंक्लेमोन और वल्टेरो ने एक दूसरे को घूर कर देखा। वे भी गुस्से में थे, लेकिन वे जानते थे कि वे उस मार्शल योद्धा को दोष नहीं दे सकते। अगर वह व्यक्ति हार नहीं मानता, तो भी वांग टेंग उसे जाने नहीं देता। लड़ाई जारी रखने का मतलब सिर्फ अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दुश्मन को ज्यादा फायदा पहुंचाना होता। गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह मैच जारी नहीं रख पाता और अंततः उसे हार माननी पड़ती। ग्रेट कियान अकादमी के उपाध्यक्ष चौंक गए। वे तब अचंभित रह गए जब वांग टेंग का क्लोन 10वें स्थान पर पहुंच गया। पहले उन्हें लगा था कि क्लोन बनाना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, लेकिन जोन 7 में वांग टेंग का क्लोन पलक झपकते ही रैंक में ऊपर उठ गया। गलत साबित होने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उपाध्यक्ष बाओ देवेन और क्यू युनशिया ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में शर्मिंदगी देखी। जोन 1 में वांग टेंग को जोन 7 की खोज कर रहे उनके क्लोन द्वारा भेजे गए विशेषता बुलबुले मिले और उन्हें तरोताजा महसूस हुआ। उनका नक्षत्र वायु बल फिर से बढ़ गया, आकाशीय चरण के 7वें से 8वें स्तर तक। नक्षत्र वायु बल 34,600 बटा 80,000, आकाशीय चरण 8वां स्तर। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने इसे अन्य 3 क्लोनों को भेजा। जोन 2, 3 और 5 में काम करने वाले तीनों लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनकी आंखें चमक उठी और वे एक निश्चित दिशा में भागे। देखो, वांग टेंग के क्लोन अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वे अचानक इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं? वे क्या योजना बना रहे हैं? वाह, मुझे लगता है कि वह कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या वे इसलिए शक्ति प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि जोन 7 का क्लोन 10वें स्थान पर पहुंच गया है? अल्पविराम। क्लोन की अचानक हुई हरकतों से कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके पीछे अवश्य ही कोई गुप्त उद्देश्य छिपा हुआ था। हालांकि क्लोनों ने स्टार बीस्ट को मारना बंद नहीं किया। हालांकि वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, फिर भी वे रास्ते में मिलने वाले स्टार बीस्ट को रोककर मार देते थे। इसलिए कोई नहीं जानता था कि युवा नायक क्या करना चाहता था। उन्होंने बस यह मान लिया कि वह नहीं चाहता कि उसके बाकी क्लोन बहुत पीछे रह जाएं। समय बीतता गया, कई दिन बीत गए। जल्द ही 20वां दिन आ गया। 90% से अधिक उम्मीदवार बाहर हो गए थे। 10 निश्चित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में भारी गिरावट आए। खून की तीखी गंध हवा में फैल गई। उन 20 दिनों में कई तारा जानवर मारे गए। जमीन उनके खून से रंग गई। कई लोग हताहत भी हुए। अधिकांश योद्धाओं ने समय रहते हार मान ली और उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया गया। कुछ ऐसे भी थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे और स्टार बीस्ट के हाथों मारे गए। लेकिन उत्कृष्ट प्रतिभाएं उत्कृष्ट ही रहीं। इनमें लिंग यांगक्सु, युआन होंग, लेन कियानेक्सु, गॉन्ट, बर्कशायर जैसे नाम शामिल हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे प्रतिभाएं नंबर 1 स्थान पर बनी रहीं। कोई भी उनसे आगे नहीं निकल सका। जोन 1 के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। पाकर्स के क्राउन प्रिंस, स्ट्रेची और लंदन राजकुमार, शियाहो परिवार के मार्शल योद्धा, जीस, जिन और रोड्रिगेज ने शीर्ष 30 में अपना स्थान बना लिया था। जगह खचाखच भरी हुई थी। वांग टेंग की रैंकिंग में भी लगातार सुधार हुआ। वे 36वें स्थान पर थे, जो शीर्ष 30 के करीब था। यह उनके पिछले परिणामों की तुलना में एक बड़ा सुधार था। अन्य निश्चित क्षेत्रों में भी उनकी रैंकिंग में गिरावट नहीं आई, बल्कि वे बढ़ गईं। जोन 2 में नंबर 56, जोन 3 में नंबर 48, जोन 5 में नंबर 42, जोन 7 में नंबर 6। पिछली रैंक सबसे ऊंची थी। वह 4 पायदान ऊपर उठकर 6ठे स्थान पर पहुंच गए थे। कई लोग अचंभित रह गए। आखिरकार युवा नायक का तरीका अनुचित था। कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी रैंकिंग गिर जाएगी। यह उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। यह अभूतपूर्व है। उनका मुख्य रूप और क्लोन रैंक में बढ़ रहे हैं। यह डरावना है। वह ये कैसे कर रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर हम उनके सभी अंक एक साथ जोड़ दें तो वह क्राउन प्रिंस के अंकों को पार कर सकते हैं? हे भगवान, यह अभी भी युवराज की राशि से कम है, लेकिन वह जोन 1 के शीर्ष 5 में हो सकता है। क्राउन प्रिंस के पास 356, 850 अंक हैं, जबकि वांग टेंग के पास कुल 213, 120 अंक हैं। ये जोन 1 में 5वें स्थान पर रहने वाले से कुछ 100 अंक अधिक है। प्रभावशाली, असाधारण। इसका मतलब है कि वांग टेंग की क्षमता जोन 1 के शीर्ष 5 में है। ऐसा नहीं है। अन्य निश्चित क्षेत्रों में स्टार बीस्ट का शिकार करना आसान है क्योंकि जोन 1 में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। यही कारण है कि जोन 1 में उनकी रैंकिंग और भी पीछे है। ये बात सही है। वांग टेंग जोन 1 में केवल 36वें स्थान पर हैं, जो शीर्ष 5 प्रतिभाओं से बहुत दूर है। ठीक है, वह इसके लिए कह रहा है।
अगर वह अपने सभी क्लोनों को जोन 1 में भेजता तो उसे मौका मिल जाता, कम से कम शीर्ष 15 में तो पहुंच जाता। ये सही है। शीर्ष 15 में होना उसके सभी क्लोनों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एट नोबलबन एट। यदि मेरे पास क्लोन कौशल होता तो मैं अपने प्रयासों को इस तरह बर्बाद नहीं करता। चलो, तुम वांग टेंग नहीं हो। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम्हारा हाल इतना अच्छा नहीं होता। बातें सस्ती होती हैं। अल्पविराम। वांग टेंग का प्रदर्शन असाधारण था, इसलिए वह समग्र लोकप्रियता के मामले में लगातार दूसरे स्थान पर रहा। युआन होंग, लिंग यांगक्सु और अन्य प्रतिभाओं की तुलना में अधिक लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। साथ ही उसके बारे में गर्मागर्म बहसें भी चल रही थी। लेकिन चाहे उनकी लोकप्रियता कितनी भी बढ़ गई हो, वे क्राउन प्रिंस से आगे नहीं निकल पाए। वे हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहे। और दिन बीत गया। एलिमिनेशन राउंड के खत्म होने में अभी 9 दिन बाकी थे। क्षेत्र 1। गहरे समुद्र में वांग टेंग समुद्र की तलहटी में एक विशाल चट्टान पर अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उसके आगे एक अथाह खाई थी। ये खाई किसी खाई के प्रवेश द्वार की तरह लग रही थी, अंतहीन और काली। नीचे से बर्फ जैसा ठंडा समुद्री पानी बाहर आ रहा था। वांग टेंग ठंड से अप्रभावित लग रहा था, वह एक बेजान पत्थर की मूर्ति की तरह चट्टान पर बैठा था। वह समुद्र के साथ एक हो गया था। उसकी सारी आभा छुप गई थी, कोई भी तारा जानवर उसे परेशान करने नहीं आया था। वांग टेंग भी समुद्र की तलहटी तक पहुंच गया है। वह नीचे तक पहुंचने वाले 43वें मार्शल योद्धा है। उनसे आगे कई उम्मीदवार हैं। वह क्या कर रहा है? नीचे पहुंचने के बाद भी वह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या वह स्वस्थ हो रहा है? रुको, वह घायल तो नहीं है? मुझे लगता है कि वह खेती कर रहा है। अरे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह उनका साहपूर्ण कार्य है। अन्य लोगों ने तो नीचे उतरते ही शिकार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने पहले बैठकर खेती करना चुना। वांग टेंग, बैठ जाओ, धैर्य रखो। पहले मुझे खेती करने दो। 66,666। हो सकता है कि उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो। यदि नहीं, तो वह अचानक क्यों रुक गया? बहुत बढ़िया, आप प्रतियोगिता के दौरान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या यही अंतर है सामान्य मुझमें और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में? अल्पविराम। कुछ लोग वांग टेंग के कारणों का अनुमान लगाने पर आमादा थे। उसे कुछ नया मिला था, यही कारण था कि वह नीचे गिरने के तुरंत बाद स्टार बीस्ट को मारने के लिए नहीं दौड़ा था। समुद्र तल पर दबाव बहुत ज्यादा था। ग्रह के भयानक गुरुत्वाकर्षण और समुद्र तल पर विशेष वातावरण के साथ एक अनोखा क्षेत्र निर्मित हुआ। इसलिए जब वांग टेंग वहां पहुंचे तो वे कुछ विशेषता बुलबुले एकत्र करने में कामयाब रहे। समुद्री गुरुत्वाकर्षण डोमेन 250। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समुद्री गुरुत्वाकर्षण डोमेन 320। समुद्री गुरुत्वाकर्षण डोमेन 180। अल्पविराम। ये जल क्षेत्र से संबंधित थे, नाम का खुलासा विशेषता आंकड़ों से हुआ। वांग टेंग को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पहली बार विशेषता बुलबुले देखे। उनके अन्य क्लोनों को अन्य क्षेत्रों में डोमेन विशेषता बुलबुले मिल रहे थे, लेकिन 20 दिन बिताने के बाद भी वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उस निषिद्ध जल क्षेत्र में इकट्ठा करने के लिए कुछ भी विशेष नहीं है, क्योंकि वहां कोई विशेष विशेषता वाले बुलबुले नहीं थे। उसने यह नहीं सोचा था कि वे सभी समुद्र की तलहटी में होंगे। समुद्र की गहराई उस क्षेत्र में सबसे विशेष स्थान थी। गुण उसके मस्तिष्क में समाहित हो गए। समुद्री गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में वांग टेंग की धारणा तेजी से बढ़ रही थी। यह एक विशेष जल आधारित क्षेत्र नियंत्रण था जिसमें मजबूत गुरुत्वाकर्षण दबाव था। यह बाहरी ताकतों के साथ संयुक्त जल क्षेत्र था। प्रारंभ में उन्होंने समुद्री गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को प्रबुद्ध करने के लिए विशेषता बुलबुले पर भरोसा किया और अवशोषण और पाचन में अतिरिक्त समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वांग टेंग उक्त डोमेन को जल डोमेन के साथ एकीकृत करने का अवसर लेना चाहते थे। उन्होंने कई डोमेन खरीदे थे, जिनमें से कुछ एक दूसरे से ओवरलैप भी थे। सबसे अच्छा तरीका था कि उन्हें एक साथ मिला दिया जाए। उन्हें समुद्री गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की बेहतर समझ थी, और सम्मेलन का प्रयास करने का सही समय था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बैठकर प्रक्रिया शुरू कर दी। इस समय उसके शरीर के चारों ओर एक विशेष क्षेत्र था, 1000 मीटर के दायरे में समुद्री जल जम रहा था। कुछ समुद्री जीव अभी भी आजादी से तैर रहे थे, लेकिन अचानक उनके शरीर जम गए। वे एक कदम भी नहीं हिल पा रहे थे, मानो समय रुक गया हो। अल्पविराम। कई शक्तिशाली योद्धाओं ने ऐसी आवाजें निकाली, मानो कुछ बटोर रहे हो। हालांकि कई अन्य को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, नहीं वे ये बता पाए कि कुछ अलग हो रहा है। ग्रेट कियान अकादमी के अंतरिक्ष यान पर राष्ट्रपति पेई तियानझोऊ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उन्होंने कहा, डोमेन। राष्ट्रपति जी, कौन सा डोमेन?
बाओ देवेन और क्यू यूनिक्सियालिंग यांगक्सू पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और जब उन्होंने राष्ट्रपति का बयान सुना तो वे अचंभित रह गए। बाद वाले ने हाथ हिलाया और बेहतर दृश्य पाने के लिए जूम इन किया। छवि में वांग टेंग को गहरे समुद्र में साधना करते हुए दिखाया गया था। इस साथी का ज्ञान एक डोमेन से संबंधित है क्या? बाओ दीवान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आपका मतलब है कि वांग टेंग ने एक डोमेन को समझ लिया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यू यूनशिया और अन्य उपाध्यक्षों ने अविश्वास भरी नजरों से अपने अध्यक्ष की ओर देखा। ये सही है। उसके आसपास के माहौल को देखो, ये निश्चित रूप से एक डोमेन की शक्ति है। पेई तियानझोउ ने सिर हिलाया। कई प्रशिक्षक और उपाध्यक्ष स्वर्ग के चरण में थे, उनके पास डोमेन थे और वे इस अवधारणा से अपरिचित नहीं थे। उन्होंने ध्यान से देखने के बाद अंततः सुराग पाया। ये वास्तव में एक डोमेन की शक्ति है। बाओ देवेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह एक जल तत्व डोमेन है, लेकिन ये कुछ भी साधारण नहीं है। क्यू यूनशिया ने कहा, वांग टिंग में वहां के क्षेत्र को समझने की अद्भुत प्रतिभा है। मैंने शुरू में सोचा था कि यांगक्सू अपने डोमेन के साथ प्रतिभाओं की लीग में चमकने में सक्षम होगा। किसने सोचा होगा कि प्रतियोगिता के पहले दौर में एक और प्रतिभाशाली प्रतिभा दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि मैं बहुत भोला था। बाओ देवेन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। प्रतिभाओं की लीग हमेशा से ही उत्कृष्ट व्यक्तियों से भरी रही है। हम अन्य प्रतिभागियों को कम नहीं आंक सकते, पेई तियानझोउ ने शांतिपूर्वक कहा। राष्ट्रपति सही कह रहे हैं। क्यू यूनशिया और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि इस क्षेत्र पर उसकी पकड़ कितनी दूर तक जा सकती है। बाओ देवेन ने आश्चर्य व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने जवाब दिया, ये कहना कठिन है। आखिरकार हम स्पष्ट रूप से निर्णय लेने के लिए बहुत दूर हैं। विद्वानों को बहुत अफसोस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उन्हें तभी पता चलेगा जब उम्मीदवार युद्ध में मिलेंगे। पाकस के अंतरिक्ष यान पर उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु और अन्य लोगों ने ये देखा और उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर खरबों ब्रह्मांड सिक्के बकाया कर रखे हों। वांग टेंग की प्रतिभा जितनी अच्छी थी, उन्हें उतना ही बुरा लगता था, और उतना ही वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एट नोबल एट। हालांकि चूंकि लड़का लीग में भाग ले रहा था, इसलिए वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि उनके परिवार की प्रतिभाएं उसे हरा सकें। यदि वे उसे प्रतियोगिता में आगे बढ़ने और किसी प्रसिद्ध अकादमी में प्रवेश लेने की अनुमति दे दे तो उसके साथ व्यवहार करना कठिन हो जाएगा। उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब लड़के ने राष्ट्रीय सैन्य पदक प्राप्त किया। उसे इतनी जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त करते देखना दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके पास कोई विचार नहीं था। कैवेंडिश परिवार के अंतरिक्ष यान में बोला और अन्य लोगों ने वांग टेंग के प्रबुद्ध क्षेत्र को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। लगता है वांग टेंग वाकई प्रतिभाशाली है। ओलिविया की मां ने संतोष में सिर हिलाया, जैसे एक सास अपनी बेटी के पति को देखती है। जितना ज्यादा वह उसे देखती, उतना ज्यादा संतुष्ट महसूस करती। बात बस इतनी सी है कि हमारे हीरो को इस मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। उसे ओलिविया के प्रति कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वांग टेंग की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। रक्षा गृह संख्या 29 से लौटने के बाद से उसके प्रति उसकी भावनाएं अलग थीं। हालांकि वह नहीं जानती थी कि अंतर क्या था, लेकिन वह उसे अपना नाम बनाते देखकर खुश थी। मैंने तुमसे कहा था, मेरा ये भाई निश्चित रूप से साधारण नहीं है। डीक्यू मुस्कुराया, खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। वह पहले से ही बता सकता था कि रक्षा गृह नंबर 4 पर अपने प्रवास के दौरान वांग टेंग विशेष था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बोला ने तिरस्कार से उसके सिर पर तमाचा मारा और कहा, तुम्हारे पास अभी भी यह कहने की हिम्मत है। जब वांग टेंग ने महान कियान ग्रह का दौरा किया था तब वह कितना मजबूत था, और तब तुम्हारा क्या था? अब उसकी वर्तमान प्रगति से तुलना करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं। डीक्यू उदास हो गया। वह कोई प्रतिभा नहीं है। वह एक राक्षस है। अल्पविराम। गहरे समुद्र में समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, अल्पविराम। 5 घंटे बाद वांग टेंग ने आखिरकार अपनी पलकें खोली। उसकी आंखों की गहराई में एक गहरी नीली चमक चमक उठी। मेरा जल क्षेत्र चौथे स्थान पर पहुंच गया है, उसने प्रसन्नता से अपने आप से कहा। नहीं, रुको, मैंने नेदरवर्ल्ड वाटर और सी ग्रेविटी डोमेन के अपने ज्ञान को मिला दिया है। यह अब एक साधारण जल डोमेन नहीं है। मुझे इसके लिए एक नया नाम चाहिए। कुछ नाम उसके दिमाग में आए, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके बारे में इतना सोचने का क्या मतलब है? मैं इसे बस नेदरवर्ल्ड डोमेन कह सकता हूं। यह पानी लोगों को पाताल लोक में भेजता है। यह एक अच्छा नाम है। वांग टेंग नाम रखने में बहुत खराब था। चूंकि एक नाम पहले ही सामने आ चुका था, इसलिए उसने उसी नाम को चुना। ज्यादा सोचने से नाम और भी भद्दा हो जाता।
नेदरवर्ल्ड वाटर और सी ग्रेविटी डोमेन के विलय के बाद जल डोमेन की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। ये 1+1=2 का सरल मामला नहीं था। डोमेन की दुनिया में एक एकल डोमेन सबसे कमजोर विन्यास होगा, लेकिन अन्य डोमेन के प्रभावों को मिलाकर बनाया गया विन्यास वास्तव में शक्तिशाली होगा। बेशक ये केवल एक ही चरण के लोगों पर लागू होगा। चरणों के बीच तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वांग टेंग उठ खड़ा हुआ। उसका क्षेत्र गायब हो गया और कैद किए गए समुद्री जीव अंततः अपनी आजादी वापस पा गए और जल्दी से भाग गए। वह अपने सामने बड़ी खाई के किनारे खड़ा होकर नीचे देखने लगा। नीचे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था, वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अगर वह अपनी असली आंख का इस्तेमाल भी करता तो भी उसकी सीमा बहुत सीमित होती। हालांकि उन्हें अंदर बहुत सारे शक्तिशाली सितारा जानवर मिले, उनमें से कुछ में तो भयानक आभा भी थी। अगर कोई रूढ़िवादी अनुमान लगाए तो वे निश्चित रूप से मध्य स्तरीय शाही स्तर के थे। उसे समुद्री खाई में उतरने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने दूसरे इलाकों को देखा और छलांग लगाकर बाहर निकल गया। स्वूश! वांग टेंग की तलवार नीली रोशनी से चमक रही थी, जो गहरे समुद्र में उतनी आकर्षक नहीं थी। समुद्र तल पर छिपे एक मध्यम श्रेणी के शाही प्राणी को तलवार की मार से 2 टुकड़ों में काट दिया गया, जिससे वह तुरंत मर गया। उसे हमला करने का कभी मौका ही नहीं मिला। इतना शक्तिशाली प्राणी उसके प्रहार का सामना नहीं कर सका। समुद्र का पानी लाल हो गया था, खून की दुर्गंध फैल गई थी, समुद्र भर गया था। इतनी ताकत के साथ इतना साफ सुथरा प्रहार देखकर कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र की तलहटी अलग है। यहाँ के तारा जानवर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनमें से कई शाही स्तर के मध्य स्तर तक पहुंच चुके हैं, वांग टेंग ने खुद से कहा और उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। बैटल प्लेनेट एक बहुत बड़ा ग्रह था, जहां जमीन पर कई प्रजातियां मौजूद थीं, वहीं समुद्र तल बहुत गहरा था, दबाव और गुरुत्वाकर्षण दोनों ही बहुत ज्यादा थे। यही वजह थी कि उसे समुद्र तल तक पहुंचने से पहले 20 दिन तैरना पड़ा। बेशक यह समुद्र में तारा जानवरों की संख्या से भी संबंधित था। रास्ते में उसे कई जीव मिले और उसने उनका शिकार करना शुरू कर दिया। यदि उसने उन प्राणियों को मारना छोड़ दिया होता तो उसे नीचे उतरने में इतना समय नहीं लगता। लेकिन सीधे नीचे जाना शायद इसके लायक नहीं था। समुद्र के नीचे गहरे तारा जानवर आमतौर पर ज्यादा शक्तिशाली होते थे। कई मार्शल योद्धा अगर अकेले तारा जानवरों का शिकार करते तो बहुत समय और प्रयास बर्बाद कर देते। ये संभावना थी कि वहां उन्हें जितने अंक मिलेंगे वे शायद उतने न हो जितने निम्न स्तरीय, शाही और सम्राट स्तर के तारा जानवरों का शिकार करके मिलते। वांग टेंग एक चाल चल रहा है। वो प्रहार वास्तव में शक्तिशाली था, इसने एक मध्यम स्तरीय शाही राक्षस को एक पल में मार डाला। मुझे हमेशा लगता था कि वह पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा है। क्या अब वह आखिरकार ऐसा कर रहा है? देखो और इंतजार करो। समुद्र तल के किनारे के तारा जानवर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। जो लोग आत्मविश्वास से भरे हुए थे, वे उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार से निपटने के लिए नीचे उतरे। यह आदमी अभी शिकार करना शुरू ही कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पकड़ पाएगा। यदि वह वहां अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे काफी मजबूत होना होगा, अन्यथा उसे शीघ्र ही बाहर होना पड़ेगा। वांग टेंग की जल शक्ति बहुत शक्तिशाली है। क्या यह उसकी 5 शक्तियों में सबसे शक्तिशाली है? यह संभव है। यदि ऐसा न होता तो वह कहीं और चला जाता। 5 तत्व बल। वांग टेंग वास्तव में प्रतिभाशाली है। उसके पास पवन बल और बिजली बल भी है। मैं ईर्ष्या से मर रहा हूं। क्या इसे ही प्रतिभा कहते हैं? मेरी मां ने मुझे वांग टेंग से सीखने के लिए लीग ऑफ टैलेंट्स देखने को कहा। सीखो, प्रतिभा सीखी जा सकती है। सोब, अल्पविराम। वांग टेंग को अभी भी वहां से निकलना था। खून की बदबू कई सितारों को अपनी ओर खींच रही थी। वह बस अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। सचमुच, कुछ ही देर बाद आसपास में हलचल मच गई। सभी जीव बदसूरत और अप्रिय थे। वे चालाक भी थे, जो छिपकर हमला करते थे। उन्होंने सोचा कि वे खुद को अच्छी तरह से छिपा सकते हैं, लेकिन वांग टेंग की असली आंख दिखावे के लिए नहीं थी। अगले ही क्षण नायक का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया, पानी में कुछ विकृति आ गई और वह पूरी तरह समुद्र में समा गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्नत चरण भेस। ये प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी, विभिन्न वातावरणों में अनुकूलन करने में सक्षम थी और उपयोगकर्ता को अच्छी तरह से छिपने की अनुमति देती थी। सितारा जानवरों की छिपने की कला उसकी चाल की तुलना में कुछ भी नहीं थी। गर्जन, गर्जन, अल्पविराम। दहाड़ें सुनी जा सकती थी। वहां खून का बादल था, जो तेजी से फैल रहा था और समुद्र को लाल कर रहा था। इससे युद्ध देख रहे दर्शकों को आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, लड़ाई शुरू हो गई और एक बहुत ही छोटे विस्फोट में समाप्त हो गई। वहां दर्जनों स्टार जानवर थे, जिनमें से कई मध्यम श्रेणी के शाही थे।
हालांकि सभी को वांग टेंग ने आसानी से खत्म कर दिया। उसने जोन 1 में हत्याओं का उन्माद शुरू कर दिया। उसके अंक लगातार बढ़ रहे थे, वह तीव्र गति से मार्शल योद्धाओं से आगे निकल रहा था, एक एक करके जब तक वह शीर्ष 30 तक नहीं पहुंच गया। सब लोग अचंभित थे, वह बहुत जल्दी उठ गया। क्या वह स्टेरॉइड ले रहा है? बहुत से लोग अभी भी इस बात का मूल्यांकन कर रहे थे कि क्या ये युवा नायक शीर्ष 30 रैंकिंग में जगह बना पाएगा। कौन जानता था कि वह पलक झपकते ही उन प्रतिभागियों को पछाड़कर 24वें स्थान पर पहुंच जाएगा। दर्शकों में कोलाहल मच गया। उसी समय वांग टेंग का क्लोन अंततः जोन 3 में पाका परिवार के एक अन्य उम्मीदवार से मिला था। पाकाज योद्धा नंबर 2 वांग टेंग ने खुद को नहीं दिखाया, बल्कि छिपने का विकल्प चुना। एट नोवलबन एट समय सही नहीं था। पाकस का ग्रंथ नंबर 2 बिल्कुल अकेला था, अब तक किसी जानवर से मुठभेड़ नहीं हुई थी। एलिमिनेशन बैटल में एक दूसरे को मारना भी मना था, वांग टेंग के लिए उसके खिलाफ कोई चाल चलना असंभव था। पाका के योद्धा नंबर 1 से निपटने के बाद वांग टेंग को एक बढ़िया विचार सूझा। वह उन साथियों को स्टार जानवरों के शिकार में मदद करने और अपने अंक बढ़ाने के लिए उसी विधि का उपयोग करना चाहता था। वैसे भी पाका के साथ झगड़ा पहले ही तय हो चुका था। वह उनके लिए नुकसानदेह बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अफसोस की बात यह है कि निषिद्ध क्षेत्र बहुत बड़े थे, विशिष्ट लोगों को ढूंढना आसान नहीं था। इसके अलावा वांग टेंग सिर्फ पाका के लोगों को खोजने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। यह पैसे बचाने की समझदारी थी, लेकिन पैसे बचाने की मूर्खता। यही कारण था कि उन्होंने उस परिवार के दूसरे पीड़ित से भी मुलाकात की थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह दूसरे साथी पर नजर रखते हुए छिप सकता था। पाका नंबर 2 ने अभी तक उसे नहीं खोजा था। वह व्यक्ति घने, धुंध भरे जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहा था और अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि दुश्मन पीछे पीछे आकर हमला करने का अवसर तलाश रहा था। अरे, जोन 3 को देखो। वांग टेंग का क्लोन क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह पाकर्स के एक योद्धा का पीछा कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह कोई शरारत करने की फिराक में है। अरे नहीं, पाकर परिवार के उस आदमी को कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। यह दृश्य मुझे उस बेचारे आदमी की याद दिलाता है जो पाकर परिवार का ही एक सदस्य है। वांग टेंग ने फिर से पाकर्स के एक और प्रतिभागी पर अपनी नजरें गड़ा दी है। मैंने फिर से क्यों कहा? मुझे उस आदमी के लिए शोक मनाने का मन कर रहा है। वह डरपोक नजर, वह डरावना क्यों लग रहा है? अल्पविराम। पाकर्स के अंतरिक्ष यान फ्यूरियस फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड और अन्य लोगों ने ये देखा और उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। उनके दिलों में एक अशुभ भावना उभरी। ये कमीना मुसीबत खड़ी करने वाला है। जोन 3 में वांग टेंग ने दूसरे आदमी का आधे दिन तक पीछा किया, लेकिन पाकर नंबर 2 केवल कुछ सितारा जानवरों से टकराया और उन्हें तेजी से खत्म कर दिया। उसे हमला करने का कोई अवसर नहीं मिल सका। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक उसका पीछा किया। एक अच्छे शिकारी में धैर्य होना चाहिए। केवल तभी वार करे जब अवसर हो, और वार घातक होना चाहिए, अन्यथा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। काफी देर तक चलने के बाद पाकर्स पार्टी का उम्मीदवार अचानक रुक गया और एक तरफ चला गया। एक जोरदार आवाज हुई। ये कान फाड़ देने वाली ध्वनि थी। कोहरे में एक हरे रंग की चमक भी थी, जो पाकर नंबर 2 के स्थान की ओर बढ़ रही थी। जमीन पर 10 मीटर लंबी दरार दिखाई दी, जिसके चारों ओर हरा धुआं था। यह स्पष्ट रूप से जहरीला था। यदि पाकर समय रहते बच नहीं निकलते तो यह हमला गंभीर रूप से घायल कर सकता था। कोहरे की ओर देखते ही वह आदमी घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, हमलावर को खोजने की कोशिश की। वांग टेंग भी रुक गया और अपनी असली आंख से कोहरे में देखने लगा। तभी उसे धुंध में एक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी, जो तेजी से लेकिन चुपचाप आगे बढ़ रही थी। लोग उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। यदि युवा नायक की आंखों का कौशल न होता तो वह उस प्राणी को नहीं देख पाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक जहरीला अजगर, शाही स्तर का मध्य स्तर। वांग टेंग पहले से ही जानता था कि यह क्या था। हालांकि पाका का योद्धा अभी भी अनजान था। वह भौहें सिकोड़ रहा था, क्योंकि वह अजगर की स्थिति नहीं पहचान पा रहा था। मध्य स्तरीय शाही स्तर वाला एक तारा जानवर एक ब्रह्मांड योद्धा के बराबर था, जिसे संभालना एक खगोलीय योद्धा के लिए थोड़ा मुश्किल था। स्वूश। कोहरे से फिर एक और हरी रोशनी निकली। इस बार यह पिछले हमले के विपरीत दाईं ओर से तेजी से आगे बढ़ी। पाका का साथी एक तनावग्रस्त धनुष की तरह था। उसने शुरू में हमले को नोटिस नहीं किया, वह चकमा देते हुए थोड़ा लड़खड़ा रहा था। हालांकि वांग टेंग ने इस हरकत को साफ तौर पर देखा। यह उस जीव की पूंछ थी। अजगर की पूंछ दरांती की तरह थी, जो हरे रंग के कठोर और ठंडे शल्कों से ढकी हुई थी।
जहर की ताकत उसे शिकार की ओर बढ़ते हुए एक काटने वाले हमले में बदल देती थी। युवा नायक ने दूसरे व्यक्ति की स्थिति का आकलन किया और पाया कि वह फिलहाल ठीक रहेगा। उसने उसे कुछ समय के लिए अनदेखा करने का फैसला किया, अजगर के क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कोहरे के पीछे की ओर बढ़ गया। कई किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वांग टेन को एक खड़ी चट्टान दिखाई दी, जो लताओं से ढकी हुई थी। लताओं के बीच कई हरे रंग की आकृतियां छिपी हुई थीं। अलग अलग किस्म के जहरीले अजगर थे, सम्राट स्तर के, निम्न स्तरीय शाही स्तर के, मध्यम स्तरीय शाही स्तर के। वे सभी घनी तरह से भरे हुए थे, हर जगह बिखरे हुए थे। कुछ तो आपस में गुथे हुए थे और गोलाकार आकार में थे। यह तस्वीर घिनौनी थी, उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये वास्तव में एक जहरीला अजगर का घोंसला है, वांग टेंग ने भयावह रूप से मुस्कुराते हुए सोचा। आभासी ब्रह्मांड के लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर वांग टेंग अकेले क्यों भाग रहा है? क्या वह पाकर्स के आदमी से पंगा नहीं लेने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार बीस्ट से निपटना अधिक कठिन है और उसने हार मान ली? रुको, वांग टेंग ने कुछ देखा है। वह इतनी भयावहता से क्यों मुस्कुरा रहा है? बकवास, बकवास। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे अजगर देखे हैं। लानत है, ये वास्तव में अजगर हैं, जो एक साथ बंधे हुए हैं। ये बहुत घिनौना है। ये खत्म हो गया। क्या मैं अकेला हूं जो सोचता है कि पाकर्स का आदमी कष्ट झेलने वाला है? उनके लिए शुभकामनाएं। तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं और उनसे बहुत दूर है। वांग टेंग उन्हें कैसे लुभाएगा? ये समझ आता है। वह पाकर्स के आदमी को उस स्थान पर फुसला सकता है। वह इतना मूर्ख नहीं हो सकता, है ना? मैंने सुना है कि पाकर परिवार के सदस्य इतने बुद्धिमान नहीं है। ओह, लगता है तुमने कोई गंभीर रहस्य उजागर कर दिया है। तुम्हें ले जाया जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई विरासत में मिलने वाला सामान है? कृपया मुझे पासवर्ड बताओ। धन्यवाद। बकवास। मैं अपना संदेश वापस लेना चाहता हूँ। बकवास। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वर्चुअल यूनिवर्स कॉप को यह फंक्शन जोड़ने के लिए कहें। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन, क्या मुझे काम करने का तरीका सिखाने की जरूरत है? टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और सोचा कि कैसे जहरीले अजगरों को पाकर के योद्धा नंबर 2 की ओर आकर्षित किया जाए। नंबर 2 बेवकूफ नहीं था। उसने अजगरों को भांप लिया और उनके हमलों से बच निकला। इसलिए यदि उसे अजगरों के घोंसले के पास ले जाया जाता तो उसके लिए उन पर ध्यान न देना असंभव था। सबसे अच्छा तरीका यह था कि सरीसृपों को उस स्थान पर ले जाया जाए जहां वह व्यक्ति मध्य स्तरीय शाही स्तर के अजगर से लड़ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वांग टेंग की आंखें चमक उठी और वह इधर उधर खोजने लगा। दर्शक हैरान थे कि आखिर वह क्या कर रहा है। जल्द ही वांग टेंग नीचे बैठ गया, जैसे कि उसे अभी अभी जमीन पर कुछ मिला हो और वह ध्यान से देख रहा हो। उसने ढेर में उग रहे कई आध्यात्मिक पौधों को उठाया। एट नोबल बनेट एट। ये काफी नहीं थे। सांपों के उस बड़े समूह से निपटने के लिए उसे कुछ 100 डंठलों की जरूरत थी, इसलिए उसने कुछ और खोजे। सौभाग्यवश वे आसपास बहुत से थे, उन्हें ढूंढना आसान था। सरपिन घास। एक महान कीमियागर होने के नाते वांग टेंग सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से परिचित था। उसे उस पौधे की मूल बातें याद थी। यह एक कामोद्दीपक था। यह सही है, सरपेटिन घास एक कामोद्दीपक थी। जब सारा जीवन जाग जाता और संभोग का मौसम आता तो कुछ सांप संभोग के लिए इस पौधे को खा लेते। वांग टेंग को यह नहीं पता था कि यह संभोग का मौसम है या नहीं, लेकिन वह उनके लिए एक संभोग का मौसम बना सकता था। ये काफी होना चाहिए। उसने जल्दी से डंठल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके पास कुछ 100 डंठल इकट्ठा हो गए। उसने सिर हिलाया और बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। उसके हाथ में अग्नि शक्ति प्रकट हुई। ज्वाला की एक किरण प्रकट हुई, जिसने सरपेटिन घास को जलाकर चूर्ण बना दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए पूरक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी डाली। हो गया, वांग टेंग ने हंसकर कहा। सरपेटिन घास का पाउडर एक गोल गेंद में बदल गया, जो चुपचाप उसकी हथेली के ऊपर तैर रहा था। चरण सरल थे और वांग टेंग एक महान कीमियागर थे। प्रक्रिया संक्षिप्त थी। वह आध्यात्मिक घास क्या थी? मुझे नहीं पता। कोई कृपया जांच करे। मुझे लगता है कि वह परेशानी खड़ी करेगा। ओह ठीक है, क्या वांग टेंग एक कीमियागर है? मैं एक कीमियागर हूं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह बहुत तकनीकी नहीं था। क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? मिल गया। ये सरपेटिन घास थी। ये कामोद्दीपक है। हे भगवान, एक कामोद्दीपक। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह क्या करना चाहता है। मुझे भी पता है। वह आदमी जो कीमियागर होने का दावा कर रहा है, तुम क्यों नहीं बता पाए कि यह सरपेटिन घास है? तुम कहां हो? बाहर आओ।
मैंने नोटिस किया था, लेकिन मैं इसे आप स्वयं समझने दे रहा हूं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। हाँ हाँ, आप शब्दों के मामले में अच्छे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। जब लाइव चैट प्लेटफॉर्म गर्म हो रहा था, वांग टेंग खड़ा हुआ और एक पल में अजगर के घोंसले के पास फिर से प्रकट हुआ। उसने हाथ हिलाकर गोल गोलियां जहरीले अजगरों की ओर बिखेर दी। कुछ ही सेकंड बाद वहां शोरगुल मच गया। अरे बाप रे! हिस। घाटी में उत्साहपूर्ण फुफकार गूंज उठी। ये शुरू हो रहा है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उसने दूर तक देखा। जैसा कि अपेक्षित था, विशालकाय अजगर जल्दी से बाहर निकल आए, एक दूसरे से लिपट गए। वे सांपों की गेंद बन गए और उग्र रूप से छटपटाने लगे। ये बहुत परेशान करने वाला है, वांग टेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे निगरानी रखने की जरूरत थी ताकि वह जान सके कि उन पर कैसे हमला किया जाए। उसने उछलते हुए सांपों पर नजर डाली और उसे लगा कि सही समय है। उसने हाथ उठाया और आगे की ओर इशारा किया। काली बैलें बन गईं, जो फुफकार के साथ फैल गईं। वांग टेंग उन जीवों को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, हालांकि वह जो योजना बना रहा था वह और भी अधिक क्रोधजनक थी। वे चाहते थे कि वे उसे मार डालें। काली लताएं प्रजाति की मादाओं के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और उन्हें बलपूर्वक दूर खींचती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी जहरीले अजगर दंग रह गए। अभी क्या हुआ? वे उस क्षण का आनंद ले रहे थे जब कुछ गायब हो गया। उनके साथी गायब हो गए। अजगरों ने सिर उठाकर देखा कि मादा अजगरों को आकाश में भेजा जा रहा है। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। हिस, हिस, हिस। विषैले अजगर क्रोधित हो गए। उनके साथियों को छीना जा रहा था। यह दुश्मनी माफ नहीं की जाएगी। विशालकाय अजगर बेलों का पीछा करने लगे। कई अजगर सुनामी की तरह वांग टेंग की ओर झपटे। हमारा हीरो मुड़ा और भाग गया। काली लताएं मादा अजगरों को कसकर पकड़ रही थीं, जिससे वे भाग नहीं पा रही थीं। उनका इस्तेमाल दूसरे अजगरों को लुभाने के लिए किया जा रहा था। हे भगवान, क्या कोई इंसान ऐसा करेगा? दर्शक दंग रह गए। उनके होश उड़ गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि वांग टेंग जहरीले अजगरों को तेज करने के लिए सर्पेटिन घास का उपयोग करने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके अगले कार्यों का अनुमान नहीं लगाया। किसने सोचा होगा कि वह सभी सांपों को लुभाने के लिए उस सरल और सीधे तरीके का इस्तेमाल करेगा? उसके मन में क्या चल रहा है? धमाका। कोहरे से भरे जंगल में भयंकर कंपन होने लगे। वांग टेंग की कीमियागर घास ने विशालकाय अजगरों को पागल कर दिया। वे जंगल में खुलेआम उत्पात मचाने लगे। क्या चल रहा है? पाकस का योद्धा नंबर 2 मध्यम श्रेणी के शाही स्तर के अजगर से लड़ रहा था जब उसने शोर सुना। उसका चेहरा बदल गया। के साथी को लगा कि चारों तरफ से एक भयंकर और जंगली आभा उसकी ओर बढ़ रही है। उसे बुरा लग रहा था। भागो, अजगर यहाँ है। भागो, अजगर यहाँ है। भागो, अजगर यहाँ है। अल्पविराम। ये वाक्यांश आभासी ब्रह्मांड के लाइव चैट पैनल पर छा गया। कई लोग ये सब देख नहीं सके और अनायास ही उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने लगे। पाकस के योद्धा क्रमांक 2 ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वह वर्तमान लड़ाई से अलग होना चाहता था। हालांकि धुंध से बाहर आकर आसमान से कुछ काली परछाइयां गिरी। धमाका, धमाका, धमाका। अल्पविराम। अजगर अनियंत्रित रूप से नीचे गिरने लगे और अपने विशाल शरीर को हवा में लहराने लगे। पाकस का आदमी भौचक्का रह गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिमाग सवालों से भर गया। अजगर आसमान से क्यों गिरे? हालांकि यह इस बारे में सोचने का समय नहीं था। अजगर जल्द ही उस पर टूट पड़ने वाले थे, इसलिए उसने अपनी युद्ध तलवार निकाली और आग की लपटों से आने वाले सांपों को मार डाला। खून बिखर गया और खून की तीखी दुर्गंध हवा में फैल गई। हिस, हिस, हिस। अल्पविराम। गुस्से से भरी फुफकारें सुनाई देने लगी। धुंध से और भी अजगर बाहर निकले। वे पाकस के योद्धा नंबर 2 पर झपटे। उन सरीसृपों ने अपना दिमाग खो दिया था, इसलिए उन्हें परवाह नहीं थी कि अपराधी कौन है। वे किसी भी इंसान को देखते ही मार देते थे। इसके अलावा, उस व्यक्ति ने पहले ही कुछ मादा अजगरों को मार डाला था, जिससे उनके मन में उसके प्रति घृणा और भी तीव्र हो गई। वांग टेंग को बहुत खुशी हुई जब उसने अपने छिपने के स्थान से इस घटनाक्रम को देखा। अच्छे भगवान, बहुत बढ़िया टीम वर्क। जहरीले अजगर और पाक के योद्धा नंबर 2 के बीच भिड़ंत हो गई। वह बहुत ही गंभीर लग रहा था। उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के सांपों के समूह हमले का सामना करना पड़ा। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह व्यक्ति समझाना चाहता था, लेकिन अजगरों ने उसकी बात नहीं सुनी। नंबर 2 सांपों के घेरे में इधर उधर भागता रहा, लेकिन उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बस बाहर निकलना चाहता था। वांग टेंग ऐसा नहीं होने देगा।
वह आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कुछ सांपों को उसके रास्ते पर ले जाएगा और उस व्यक्ति को वापस उस गर्म गंदगी में धकेल देगा। नंबर 2 को हताशा के कारण खून की उल्टी आने लगी। जब वह भागने वाला था तो और अधिक सांप क्यों निकल आए। इसके अलावा उसने देखा कि कैसे सांप गंभीर रूप से घायल होने के बाद अचानक मर जाते हैं। इससे पहले कि वह मारक प्रहार कर पाता, उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उसके अंक दयनीय थे। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, अंततः उसे समझ में आ गया। कोई व्यक्ति अधिक अंक प्राप्त करने के लिए दृश्य को नियंत्रित कर रहा था। नियमों में कहा गया था कि वे एक दूसरे को मार नहीं सकते, लेकिन ये केवल प्रत्यक्ष टकराव पर ही लागू होता था। इसमें यह नहीं कहा गया था कि वे अन्य मार्शल योद्धाओं को घायल करने के लिए स्टार बीस्ट का उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार पहले तो पाकर परिवार वांग टिंग को चोट पहुंचाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना चाहता था। दुर्भाग्य से प्रतियोगिता में शामिल योद्धा लाइव प्रसारण नहीं देख सके, अन्यथा मित्र क्रमांक 2 ने क्रमांक 1 के अंत से यह अनुमान लगा लिया होता कि इस सब के पीछे वांग टिंग का हाथ है। कौन है? पाकर्स के योद्धा नंबर 2 ने उदास चेहरे के साथ अपने चारों ओर देखा। उसने फिर चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ ये देख पा रहा था कि सांप पागलों की तरह हमला कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम पाकर परिवार को बाधा पहुंचाने के परिणाम भुगत सकते हो? योद्धा चिल्लाता रहा जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन मेरा परिवार देख सकता है। तुम भाग नहीं सकते। चिल्लाना बंद करो। क्या तुम थके नहीं हो? वांग टिंग ने शांति से पूछा। दूसरे ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि आवाज जानी पहचानी थी। मैंने इससे पहले कहाँ सुना है? आप। उसे याद आ गया कि वह कौन था, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वांग टिंग, तुम जोन 3 में आ गए। उस आदमी ने अपने दांत पीस लिए। एट नो विल बिन एट। हा हा हा। वांग टिंग हंसा। यह आदमी सोचता है कि उसका असली रूप यही है। तुम काया हो? तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुम जोन 1 में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। ये सही है, मैं काया हूं, वांग टिंग ने जवाब दिया। पहले वाले को इस दावे को इतनी सीधे सीधे स्वीकार करने की उम्मीद नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति जम गई, लेकिन फिर उसने नाक भान सिकोड़ी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दूंगा। आप पहले अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? युवा नायक ने उदासीनता से उत्तर दिया। पाकर्स का योद्धा नंबर 2 निराश था, उसे लग रहा था कि वह किसी रुई के गोले पर मुक्का मार रहा है। उसका इरादा दूसरे को गुस्सा दिलाकर उसे सामने लाना था। साला बहुत शांत है। बंदा चुप हो गया। मुझे उसके लिए दुख है। पाकर्स के योद्धा नंबर 2 को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा अगर उसे पता चले कि यह वांग टिंग का एक क्लोन है? वांग टिंग दुष्ट है। वह पाकर्स के सभी योद्धाओं को धोखा दे रहा है। ये दूसरी बात है। ऐसा लगता है कि अब उनकी दुश्मनी सुलझ नहीं सकती। अल्पविराम। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पाकर्स का योद्धा नंबर 2 थक चुका था, फिर भी वह मुक्त होने में असमर्थ था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह कब से लड़ रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे भी बहुत ज्यादा अंक नहीं मिले। सारे अंक वांग टिंग के खाते में चले गए। तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मुझे तुम्हारी गिनती करने दो। अभी भी 68 जहरीले अजगर बचे हैं। थोड़ा और प्रयास करो और तुम सफल हो जाओगे। तुम सबसे अच्छे हो। वांग टिंग ने उसे प्रोत्साहित किया। सब लोग, यह आदमी परेशान करने वाला है। पाकर्स के योद्धा नंबर 2 ने जब ये सुना तो वह पहले से ही घायल था। उसे लगा कि क्रोध में उसके फेफड़े फटने वाले हैं और वह खून की उल्टी करने लगा। पफट। खून फव्वारे की तरह फूट रहा था, आसमान में फैल रहा था और एक सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रहा था। अद्भुत, वांग टिंग ने प्रशंसा की। मध्यम श्रेणी के शाही अजगर ने मौका पाकर अपने साथी नंबर 2 पर अपनी पूंछ से हमला कर दिया। इस हमले से इतना गहरा घाव हो गया कि हड्डियां दिखाई देने लगी। यदि वह समय रहते आधा कदम पीछे न हटता तो वह 2 टुकड़ों में कट जाता। मैं हार मानता हूं। पाकर्स के योद्धा नंबर 2 के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आखिरकार लड़ाई छोड़ दी। जैसे ही वह जोन 3 से गायब हुआ, एक प्रकाश नीचे गिर गया। धुंध में एक तीखी और उग्र दहाड़ गूंज उठी, वांग टिंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी वांग टिंग धीरे धीरे बाहर आया और उस जगह को घूरने लगा जहां रोशनी का गोला था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या अफसोस है? इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? सब लोग, वांग टिंग एक शैतान है। लानत है। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु की आंखें क्रोध के कारण आग उगलने वाली थीं। उसने वांग टिंग की छवि को घूरते हुए कहा कि काश वह उसे टुकड़ों में फाड़ सकता। किसी कारण से, शायद बुजुर्ग की तीव्र निगाह को महसूस करते हुए, या फिर जानबूझकर, युवक ने अपना हाथ उठाया और 2 उंगलियां बाहर निकाल दी।
ब्रह्मांड के स्वामी के माथे से नसें उभर आईं। इसका क्या मतलब है? 2 क्या वह पाकर्स के दूसरे भेजे गए योद्धा की बात कर रहा है? क्या वांग टेंग अब पाकर पर युद्ध की घोषणा कर रहा है? ये साहसिक है। अद्भुत। अल्पविराम। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर हर कोई सोच रहा था कि क्या ये वांग टेंग की युद्ध घोषणा थी। अगर कोई और होता तो वे इसे खुद को बहुत ज्यादा आंकने वाले व्यक्ति के रूप में देखते, लेकिन वांग टेंग ने पहले ही 2 दुश्मनों का सामना कर लिया था। अभी भी इस पर कायम रहना संभव था। कितना उतावलापन है उसका। बाओ देवेन ने ग्रेट कियान अकादमी के अंतरिक्ष यान पर अपना सिर हिलाया। हा, युवा लोगों को थोड़ा गर्म खून वाला होना चाहिए। राष्ट्रपति पेई तियानझोउ ने अपनी आंखों में संतुष्टि के भाव के साथ हंसते हुए कहा। बाओ देवेन और क्यू यूनशिया आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति इस तरह सोचेंगे। बाद वाले के मन में प्रतिभाओं के प्रति नर्म रवैया था। दुर्भाग्यवश वह पहले से ही सेना का सदस्य था, इसलिए उनकी किस्मत एक दूसरे से नहीं मिल सकी। दोनों मातहतों ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान बिखेरी। वांग टेंग को अब कार्रवाई करनी थी, क्योंकि दूसरा आदमी चला गया था। सौभाग्य से उस आदमी ने कई जीवों को थका दिया था, जिससे उसका काम आसान हो गया था। एक बार जब उन्होंने सभी जहरीले अजगरों से निपट लिया, तो वांग टेंग के अंक आसमान छूने लगे और वे पहले स्थान पर पहुंच गए। गॉन्ट, जो उस समय तारा जानवरों का शिकार कर रहा था, ये देखकर स्तब्ध रह गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रतिभाशाली गॉन्ट बहुत लंबे समय तक पहले स्थान पर रहा था, लेकिन फिर उसे अचानक दूसरे स्थान पर धकेल दिया गया। ये सब एक पल में हुआ। गॉन्ट अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था और उसका चेहरा उदास हो गया। 20 दिनों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर बने रहने के बाद अचानक से पीछे छोड़ दिया जाना। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा। हा, गॉन्ट के हाव भाव तो देखो। मैं उस पर दया की। शायद उसे पता नहीं कि क्या हुआ। वांग टेंग को क्या हो रहा है? क्या वह धोखा दे रहा है? उसने गॉन्ट को प्रथम स्थान से कैसे बाहर कर दिया? अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है तो बकवास मत करो। हर कोई प्रतियोगिता देख रहा है। तुम धोखा कैसे दे सकते हो? वह दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक रचनात्मक है। ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है। मैं अपनी कमर तोड़ने वाला हूं। अल्पविराम। कई लोगों ने गॉन्ट के हाव भाव देखे और तुरंत हंस पड़े। ये बहुत मजेदार था। बेशक कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया कि शायद सेना का ये युवा प्रतियोगी धोखा दे रहा है। अन्यथा उसके अंक अचानक कैसे बढ़ गए, ये समझ में नहीं आया। आखिरकार गॉन्ट 20 दिनों से ज्यादा समय तक पहले स्थान पर रहे थे और एक झटके में उन्हें पद से हटा दिया गया। गॉन्ट के कुछ समर्थक इसे स्वीकार नहीं कर पाए। शीर्ष 10 की रैंकिंग में शायद ही कभी बदलाव होता था, क्योंकि मुख्य प्रदर्शन करने वाले मजबूत थे, जो नीचे के लोगों के बीच एक बड़ा अंतर रखते थे। दूसरों के लिए उन्हें पकड़ना और उनसे आगे निकलना मुश्किल था। आमतौर पर शीर्ष 10 से बाहर रहने वालों की रैंकिंग में बदलाव होता था, लेकिन वांग टेंग के रहते हुए ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती थी। वह हमेशा अप्रत्याशित तरीके से काम करता था। जो लोग उसे जानते थे वे इस तथ्य के आदी हो गए, जो नहीं जानते थे वे भी जल्द ही इस बात के आदी हो गए। गॉन्ट का मूड बहुत खराब था। उसे एक ऐसे व्यक्ति ने पछाड़ दिया जो अचानक से, बिना किसी कारण के, उसके पास आ गया। उसे इतने जोश में देखना अजीब होगा। इसके अलावा वह जानता था कि यह नवोदित पहले शीर्ष 10 में भी नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि उनके प्रतिद्वंद्वी की रैंकिंग शीर्ष 10 से भी नीचे से ऊपर उठकर सीधे पहले स्थान पर पहुंच गई। यहां तक कि उन्हें भी संदेह था कि कहीं वह व्यक्ति धोखा तो नहीं दे रहा। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि वांग टेंग मजबूती से अपना स्थान बनाए हुए हैं, जिसका मतलब था कि रैंकिंग में कुछ भी गलत नहीं था। गॉन्ट की आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी, उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता जाग उठी। उसने आसपास के तारा जानवरों पर नजर डाली और नरसंहार शुरू करने के लिए छलांग लगा दी। दूसरी तरफ वांग टेंग ने जोन 3 में अपनी रैंकिंग देखी और मुस्कुराया। आखिरकार पहला स्थान। मुझे बस तब तक अपना स्थान बनाए रखना है जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए। फिर उन्होंने गॉन्ट की रैंकिंग को देखा और अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लगता है कि यह आदमी समझौता करने को तैयार नहीं है। वह हंसा। वह अपना लाभ खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तारा जानवरों को भी मारना शुरू कर दिया। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड की जांच करने में कुछ समय लिया। उसने अभी अभी अपने शिकार से बड़ी मात्रा में विशेषता बुलबुले एकत्र किए थे। उसका विष बल आकाशीय चरण के 5वें से 7वें स्तर तक आगे बढ़ गया। तारामंडल विष बल 46,500 बटा 70,000 आकाशीय चरण 7वां स्तर।
आकाशीय अवस्था के 7वें स्तर और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसका क्लोन प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन करेगा तथा तारा जानवरों को भी उतनी ही तेजी से मार देगा। गॉन्ट के लिए इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। प्रतिभाओं की लीग पूरे जोश में थी। वांग टेंग और उसके क्लोनों की रैंकिंग में फिर से सुधार हुआ। जोन 1 में वह शीर्ष 20 में पहुंच गया था और अब 18वें स्थान पर था। जोन 2 में वह 23वें स्थान पर पहुंच गए थे। जोन 3 प्रथम स्थान। जोन 5 में भी वह शीर्ष 20 में पहुंच गया और अब 16वें स्थान पर है। जोन 7 में वह रैंक 6 से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। उनकी रैंकिंग ने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अरे बाप रे, कोई भी अन्य योद्धा ऐसे परिणाम पाकर बहुत प्रसन्न होगा। हालांकि वांग टेंग उनमें से 5 स्थानों पर काबिज था। देखो, वांग टेंग अंततः जोन 5 में पाकर्स नंबर 3 से मिल गया है। क्या पाकर्स का नंबर 3? पाकर्स पागल हो जाएंगे। हे भगवान, वह सचमुच उससे मिला। यह एक और दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि पाकर इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वांग टेंग इस आदमी के साथ क्या करने जा रहा है। वह अधिक रचनात्मक हो सकता है। मेरी पीठ अभी भी ठीक है। अल्पविराम। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर हर कोई उत्साहित था। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पाकर के प्रतिभागियों को नाम देने की पहल की। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 और 2 कार्रवाई में मारे गए थे। नंबर 3 जल्द ही डूब जाएगा। प्रतियोगिता देख रहे पाकर के चेहरे कोयले की तरह काले थे। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी की नाक से लगभग आग उगल रही थी। वे फिर उससे कैसे मिल सकते थे? भाग्य इतना क्रूर क्यों है? नंबर 1 और नंबर 2 अब प्रतीक्षा क्षेत्र में थे। नंबर 1 की तुलना में नंबर 2 थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली था। 20 दिन बीतने के बाद उसे बाहर कर दिया गया और उसकी रैंकिंग अभी भी काफी ऊंची थी। भले ही उसके अंक आधे हो गए हों, फिर भी उसके लिए शीर्ष 10,000 में आना संभव था। हालांकि दोनों सेनानियों के हाव भाव खराब थे और जब उन्होंने देखा कि नंबर 3 को वांग टेंग ने ढूंढ लिया है, तो वे उसके लिए चिंतित हो गए। तस्क, क्या नंबर 3 है? यह उनके परिवार का एक्स है। जब अन्य ड्यूकडम्स ने यह देखा तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। वांग टेंग का वास्तव में पाकर्स के साथ झगड़ा था। उन्हें इस बात की थोड़ी खुशी थी कि उनके परिवार के युवा नायक के साथ अच्छे संबंध थे। अन्यथा उन्हें इस तरह के जानबूझकर निशाना बनाए जाने को बर्दाश्त करने में परेशानी होती। प्रतिभाओं की लीग का उद्देश्य परिवार की प्रतिभाओं को बेहतर राह दिखाना था। अगर ऐसे कारणों से उन्हें अच्छे नतीजे नहीं मिले तो ये बेकार होगा। जो भी हो, इस समय जो लोग उदास होने चाहिए थे, वे पाकर परिवार के लोग थे। इसका अन्य परिवारों से कोई लेना देना नहीं था। जोन 5 में बर्फ से ढके पहाड़ पर वांग टेंग की मुलाकात पाकर्स नंबर 3 से हुई। वह बर्फ से ढके एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसका शरीर मानो वातावरण के साथ एक हो गया था, जबकि उसकी उपस्थिति गायब हो गई थी। कोई नहीं बता सकता था कि वहां कोई मौजूद है। अंदर का व्यक्ति सब कुछ जानता है, जबकि बाहरी व्यक्ति केवल काम चलाने के लिए आता है। कई शक्तिशाली योद्धाओं ने वांग टेंग की छिपने की विधि को देखा और वे इससे बेहद आश्चर्यचकित हुए। बहुत ही शानदार कदम। यदि वे प्रतियोगिता को किसी तीसरे व्यक्ति के नजरिए से नहीं देख रहे होते तो उन्हें लड़के के अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। कई लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि वह व्यक्ति पाकर्स नंबर 3 को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। पिछली 2 विधियों से उनकी आंखें खुल गईं और साथ ही उन्हें बहुत मनोरंजन भी मिला। तीसरी बार क्या होगा? उनकी मुलाकात भी एक संयोग था। पाकर नामक व्यक्ति बर्फ पर रहने वाले सुअरों के एक समूह से लड़ रहा था। वे जानवर उस क्षेत्र के अधिपति थे और बड़ी संख्या में रहते थे। पाकर्स नंबर 3 को ये जगह मिल जाने पर बहुत खुशी हुई। उसके लिए यह एक बेहतरीन शिकारगाह थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय वह 16वें स्थान पर था। अगर वह उस सबसे खतरनाक समूह को हरा देता तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 5 में पहुंच जाता। यह एक बहुत अच्छा अवसर था। हालांकि वह सतर्क था, क्योंकि वह जानता था कि वह एक ही समय में सभी प्राणियों को चौंका नहीं सकता। उसे समय का इंतजार करना था और एक एक कदम करके उन्हें खत्म करना था। उन्होंने सावधानीपूर्वक एक छोटे समूह को फुसलाया और दूसरे समूह का ध्यान आकर्षित करने से पहले उन्हें मार डाला। यह एक धीमी विधि थी, लेकिन जीत सुनिश्चित थी। नंबर 3 के पास ठोस योजना थी। यह वास्तव में एक अच्छी योजना थी, लेकिन योजनाओं में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। चूंकि वांग टेंग ने उसे ढूंढ लिया था, इसलिए वह उसे अपनी मर्जी से काम नहीं करने देगा। युवा नायक की आंखें चमक उठी और उसने अपनी ठोड़ी रगड़ी। इस बार यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। बर्फीले सुअरों में बर्फीले तत्व होते हैं और वे आग से डरते हैं। वह उस निश्चित क्षेत्र में अग्नि बल का प्रयोग कर रहा था, जिसने उनका मुकाबला किया। उसे बस अपनी लपटें छोड़नी थी।
इसके लिए उसे किसी शक्ति की जरूरत नहीं थी, उसे बस एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करके वहां मौजूद सभी जानवरों को डराना था। हम देखेंगे कि नंबर 3 उनसे कैसे बचता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, वह अचानक से स्तब्ध रह गया। वह मुड़ा और थोड़ा आंखें सिकोड़ ली। अचानक एक बर्फ सी सफेद आकृति प्रकट हो गई। यह एक महिला थी जो बर्फ सफेद पोशाक पहने हुए थी और उसके बाल भी बर्फ सफेद ही थे। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी उसके चमकीले पैर, जो आराम से बर्फ पर इधर उधर चल रहे थे। इस सुंदरी के पास बर्फ में खेलने का एक शक्तिशाली हुनर है। दिलचस्प, क्या वह शीर्ष रैंक वाली लेन कियानिक्सु है? वांग टेंग का दिल धड़क उठा। उसने कुछ चिंतन के बाद योजना को रद्द करने का फैसला किया। वह कार्रवाई करने से पहले देखना चाहता था कि वह क्या करने वाली है। तभी वह घबरा गया क्योंकि उसने उसकी ओर देखा था। हालांकि वह एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वांग टेंग को अपनी उन्नत छद्म प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। उसके लिए उसे नोटिस करना असंभव था। लेन कियानिक्सु ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और दूसरी तरफ देखा। फिर वह बर्फ पर चलती रही और पहाड़ पर घूमते हुए सितारा जानवरों को खोज निकाला। ये वास्तव में एक बेहतरीन शिकारगाह थी। बहुत बढ़िया अनुभूति। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने मेरी नजर को भांप लिया, या फिर यह उसकी असाधारण बर्फ प्रतिभा की वजह से है? वांग टेंग हैरान तो हुआ, लेकिन राहत महसूस की। सौभाग्य से मैं काफी शांत था और अपनी उपस्थिति का खुलासा नहीं किया, अन्यथा मुझे खोज लिया जाता। लेन कियानिक्सु के आगमन ने भी नंबर 3 का ध्यान आकर्षित किया। एट नोबलबन एट। उसने अपनी मौजूदगी छिपाने की जहमत नहीं उठाए, बर्फ में शांत मुद्रा में चल रही थी जैसे कि वह अकेली हो। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेन कियानिक्सुए। नंबर 3 की अभिव्यक्ति बदल गई, उसने तुरंत महिला को पहचान लिया। लेन कियानिक्सु जोन 5 में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। कई लोगों ने बर्फ में नंगे पैर चलने वाली इस अद्भुत सुंदरता को देखा था। लड़के नंबर 3 ने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना था। उसका अनुमान तब पुष्ट हो गया जब उसने उसके गोरे बाल और नंगे पैर देखे। लानत है, मैं उससे यहाँ क्यों मिला? नंबर 3 बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। लेन कियानिक्सु पहले स्थान पर था और निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। उसे उससे लड़ने और उससे निपटने में सक्षम होने का भरोसा नहीं था। लेन कियानिक्सु दूर से आया और उसने एक पतली हथेली उठाई। फिर एक बर्फ की गुफा ढह गई। 1 दर्जन बर्फ के सुअर बर्फ को दूर धकेलकर बाहर निकल आए। जब उन्होंने अपराधी को अपना घोंसला नष्ट करते देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं। फिर वे उस पर हमला करते हुए चीखने लगे। हालांकि जमीन से बर्फ के छोटे छोटे कांटे फूट पड़े और बिना हिले डुले ही बर्फ के सुअरों को छेद दिया। तस्क, यह महिला बहुत मजबूत है। ये सब देखकर वांग टेंग ने टिप्पणी की। और निर्णायक, चुपचाप। वांग टेंग और नंबर 3 लेन कियानिक्सु के हमलों से स्तब्ध रह गए। हमारे हीरो ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह युवती की बर्फ की प्रतिभा को देखकर दंग रह गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि बर्फ परी जाति की साथी साइबा भी उससे कमजोर थी। ध्यान रहे, वो एक ब्रह्मांड मंच योद्धा का पुत्र था और महान बर्फ प्रतिभा वाली जाति का सदस्य था। ब्रह्मांड में एक विशेष सिद्धांत था, योद्धा जितना शक्तिशाली होगा, उसके वंशजों की प्रतिभा उतनी ही प्रबल होगी। लेन कियानिक्सु कहां से आया? उसकी बर्फ प्रतिभा ब्रह्मांड मंच बर्फ परी के बेटे की तुलना में अधिक क्यों थी? नंबर 3 घबरा गया। उसे लगा कि उसकी योजना विफल हो सकती है क्योंकि नया व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। क्या उसे बर्फ के सुअर देने होंगे? वह निश्चित रूप से अनिच्छुक था। वह कुछ देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने शिकार जारी रखने का फैसला किया। लेन कियानिक्सु ने उसे नहीं रोका। ये गति की लड़ाई होगी। अग्नि तत्व योद्धा होने के नाते उसे लगा कि वह बर्फ के जानवरों को तेजी से हरा सकता है। यह बताना कठिन था कि यदि वे प्रतिस्पर्धा करें तो कौन अधिक सुअरों को मारेगा। नंबर 3 गंभीर हो गया। पहले वह सिर्फ 1 दर्जन बर्फीले सुअरों को ही लुभाने की हिम्मत कर पाता था, लेकिन अब वह 30 सुअरों को लुभाने की हिम्मत कर चुका था। लेन कियानिक्सु के लिए वह शांत भाव से बगल में सुअरों को मारती रही। वह नंबर 3 जितनी सावधान नहीं थी, वह असाधारण रूप से हल्की फुल्की लग रही थी। वह खुद पर आश्वस्त लग रही थी, बर्फ के सुअरों की भीड़ को सतर्क करने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। इसके अलावा उसकी मारने की गति नंबर 3 की तुलना में तेज थी। इस माहौल में उसका बर्फ पर नियंत्रण बाघ के पंखों को जोड़ने जैसा था, जिससे वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। जब वांग टेंग ने ये सब होते देखा तो वह उदास हो गया। वे बहुत आराम का समय बिता रहे थे। वह ऐसा जारी नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष कौन है। चूंकि वह जाल में फंस गई थी, इसलिए वह उन्हें एक साथ धोखा देगा। 2 या 1 को फंसाना एक ही बात थी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपना निर्णय लेने के बाद उसकी नजर तेज हो गई और उसने स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल किया। उसकी हथेलियों में बड़ी मात्रा में नक्षत्र अग्नि बल इकट्ठा हो गया और हवा में एक बड़ा आग का गोला बन गया, जिसे उसने नीचे फेंक दिया। धमाका! गेंद फट गई और वह आग के गर्जन वाले समुद्र में बदल गई, जो चारों ओर फैल गई। तापमान बढ़ गया और बर्फ पिघल गई। चारों ओर भयंकर गर्जना का शोर गूंज उठा। अरे, नंबर 3 का चेहरा बदल गया। सब कुछ एक क्षण में घटित हो गया, इसलिए वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। आग लगने से सभी बर्फसुअर सतर्क हो गए। ये किस कमीने ने किया? एड्स बाय पब फ्यूचर। पाका का साथी क्रोधित हो गया। उसने अपने आसपास की जगहों को खंगाला और पहाड़ को जलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने की कोशिश की। लेन कियानेक्स्यू ने भौहें सिकोड़ ली। वह बेचैन होने लगी क्योंकि उसके दिल में अलग अलग भावनाएं उमड़ने लगी। वह सभी अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में सक्षम थी, बशर्ते कोई अन्य बाहरी तत्व हस्तक्षेप न करे। हालांकि मौजूदा स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी। पहाड़ से निकलती आग की लपटें सिर्फ एक दर्जन बर्फीले सुअरों को ही सचेत नहीं कर सकती थी। पहाड़ के सभी तारा जानवर संभवतः सतर्क हो जाएंगे। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। कुछ देर पहले उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, क्योंकि उसने किसी को नहीं देखा था। अब ऐसा लग रहा था कि सचमुच कोई आसपास छिपा हुआ है। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह होश में उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रही थी। ध्यान रहे, बर्फीले वातावरण में उसकी अनुभूति 100 गुना अधिक संवेदनशील थी। हालांकि वह अपराधी को नहीं पकड़ पाए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आसानी से अपनी सतर्कता कम कर दी और उसके पहले प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया। कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण निर्णय संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। बर्फ के सुअर अपनी गुफाओं से बाहर निकले तो जमीन हिलने लगी। उन्होंने देखा कि लेन कियानेक्सू और नंबर 3 तुरंत उन पर हमला कर रहे हैं। कार्य पूरा होने के बाद वांग टेंग पुनः स्पेस फ्लैश का उपयोग करते हुए दूर चला गया तथा दूरी पर पुनः प्रकट हुआ, लेकिन अपनी उपस्थिति को छुपाता रहा। आग की लपटों से बर्फीले सुअर उन्मत्त हो गए और हमला करने लगे। जानवरों ने संघर्षरत योद्धाओं की जोड़ी के चारों ओर इतनी भीड़ लगा दी थी कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती थी। अब एक और फसल काटने का समय आ गया है। वांग टेंग ने हंसते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उनके श्रम का फल छीन लिया। इस बार ये केवल पाकर्स का ही लड़ाकू नहीं था। एक और भी अधिक शक्तिशाली लेन कियानेक्सू भी मौजूद था, जिसने उसकी जीत को और अधिक बढ़ा दिया। दयनीय जोड़ी ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन उनके अंक दयनीय थे। बेचारे, वांग टेंग बेशर्म है। वह देवी लेन का उपयोग कैसे कर सकता है? क्या उसका दिल काला है? क्या वह संवेदनशील नहीं है? क्या वह हमारी देवी को जाने नहीं दे सकता? आह, मेरी देवी को छोड़ दो। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। वांग टेंग, तुम कमीने हो। मेरी देवी को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अब वांग टेंग के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। मैं जनता का सारा गुस्सा अपनी ओर खींच सकता हूँ। परफेक्ट सिम्प्स, मैं वांग टेंग का समर्थन करता हूँ। तो क्या हुआ अगर वह देवी है? उसे फिर भी प्रताड़ित किया जाएगा। एट नोबल बन एट। अरे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? एक कहावत है कि एक देवी तब भी आपके साथ अपने पहले प्यार की तरह व्यवहार करेगी, भले ही आप उसके साथ दुर्व्यवहार करें। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ये तो बुरा है। अरे, क्या ये सच है? मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। कोशिश करो और मरो। गर्लफ्रेंड, क्या तुम्हारा हाथ काफी नहीं है? आओ, मेरे साथ हाथ नृत्य करो। हाथ, कृपया मुझे जाने दो। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर भीड़ ने आखिरकार वांग टेंग के प्रति अपना समर्थन त्याग दिया। उनमें से कई लोगों ने उनकी निंदा की। जब से प्रतियोगिता शुरू हुई है, लेन कियानेक्स्यू कई लोगों के लिए देवी बन गई है। उसकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। वे युवा नायक को उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए नहीं देख सके। एक पल में ही वांग टेंग सार्वजनिक आलोचना, मौखिक दुर्व्यवहार और लिखित हमलों का निशाना बन गए। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो अब भी उनका समर्थन कर रहे थे, वे पर्दे के पीछे सिमट गए और लोगों द्वारा धमकाए जाने के डर से अपना नाम गुप्त रखा। बेशक ऐसे लोग भी थे जो दूसरों के साथ खिलवाड़ करने में आनंद पाते थे तथा अपनी टिप्पणियों से सभी को गुमराह करते थे। लेन कियानेक्स्यू और नंबर 3 को धीरे धीरे समस्या का एहसास हुआ। कुछ समय तक शिकार करने के बाद भी उनके अंक नहीं बढ़ रहे थे। कोई उनके अंक चुरा रहा था। नंबर 3 हैरान और क्रोधित था। वह पहले से ही बर्फ के सुअरों से परेशान और हैरान था। स्को में देरी उसे मानसिक परेशानी की ओर ले जा रही थी। ये कौन कर रहा है? बाहर आओ, नंबर 3 जोर से चिल्लाया। गर्जन, दहाड़, केवल बर्फीले सुअरों ने उन्मत्त हमलों के साथ जवाब दिया।
लिन कियानेक्स्यू भी थोड़ा हैरान हो गई। उसने अपनी नाजुक भौहें उठाई और ध्यान से अपने आसपास की स्थिति का जायजा लिया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि एक बर्फीले सुअर को बुरी तरह घायल करने के बाद उस प्राणी के मरने से ठीक पहले एक अदृश्य हाथ अंतिम प्रहार करेगा और सुअर को मार देगा। यह सामान्य योजना थी। जो व्यक्ति हत्या करेगा उसे अंक मिलेंगे। इस प्रकार भले ही उसने तारा जानवर को बुरी तरह घायल कर दिया हो, लेकिन अगर उसने उस प्राणी को नहीं मारा तो उसे कोई अंक नहीं मिलेगा। स्को प्रणाली का उद्देश्य खेल की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था, ताकि मार्शल योद्धा सबसे अधिक स्टार जानवरों को पाने के लिए लड़े। जो उन्हें मारेगा उसे अंक मिलेंगे। जब दो योद्धा आपस में भिड़ते थे तो उनमें से एक विजेता अवश्य होता था। लिन कियानेक्स्यू ने समस्या को नोटिस किया और उसकी नजर तेज हो गई। उसकी पुतलियां विशेष थीं। ऐसा लगता था जैसे उनमें बर्फ के क्रिस्टल चमक रहे हों, जिससे वह एक सच्ची बर्फ रानी की तरह ठंडी और महान दिख रही थी। वांग टेंग बहुत सतर्क था। ये बुरा है, उसने अपने दिल में कहा। मैंने तुम्हें पा लिया, युवा लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति का पीछा किया और उसके छिपने की जगह ढूंढ निकाली। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और ढेर सारे बर्फ के टुकड़े फेंके। उन्होंने एक चौकोर पिंजरा बना दिया और उसने उस छिपे हुए व्यक्ति को पिंजरे में बंद करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने इसे पहचान लिया और भागने के लिए स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल किया। वह फिर से हवा में दिखाई दिया। वांग टेंग, नंबर 3 ने आश्चर्य से कहा जब उसने उसे खुद को प्रकट करते देखा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जो व्यक्ति छिपा हुआ है वह वांग टेंग होगा, वह योद्धा जिससे पाकर निपटना चाहते थे। एक पल में उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। शिकारी से शिकार बन जाने के एहसास ने उसे अपमानित महसूस कराया। वांग टेंग ने अपनी नजर युवा लड़की पर घुमाने से पहले उसकी ओर देखा। तुमने मुझे पा लिया। लिन कियानेक्स्यू अपनी चांदी जैसी सफेद आंखों से वांग टेंग को घूर रही थी। जब बर्फ की नर्म कोमल धाराएं गिर रही थीं, तब वह स्थिर और चुप रही। वांग टेंग फिर से गायब हो गया, उसकी डरपोक आवाज बर्फ में गूंज रही थी। तुम मुझे नहीं मार सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन कियानेक्स्यू ने भौहें सिकोड़ ली और थोड़ा असहाय महसूस करने लगी। उसकी प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। समय बर्बाद करने से कतराते हुए वह बाहर निकली और अपने आसपास के सभी बर्फीले सुअरों को जमा दिया। वह उस जगह से जाना चाहती थी। हालांकि दूर से भेजे गए कुछ अग्निबाणों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने हाथ हिलाया, बर्फ की शक्ति बाहर निकल आई। लपटें जम गईं, जिससे तीर उसे चोट नहीं पहुंचा पाए। बर्फीले सुअरों ने फिर से उसका घेराव कर लिया। एक मध्यम दर्जे के शाही सुअर ने अपने विशाल शरीर से उसका रास्ता रोक लिया। वह वहां से निकल नहीं सकी। दूसरी ओर नंबर 3 गुस्से में था क्योंकि वांग टेंग मूल रूप से उसे नजरअंदाज कर रहा था। हालांकि ये जानते हुए कि उसका महान दुश्मन इस सब के पीछे है, वह बाद वाले को लाभ पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों का बलिदान नहीं करना चाहता था। इस प्रकार जब वांग टेंग लिन कियानेक्स्यू को रोक रहा था, तो उस व्यक्ति ने भागने का मौका पा लिया। वह उस संकट पर काबू पाने के बाद हिसाब चुकता कर लेंगे। उसने अपनी मुट्ठियों से आग बरसाई और कुछ बर्फीले सुअरों को दूर भगा दिया। वापस आओ। वांग टेंग ने अपनी तलवार को एक तेज, शक्तिशाली चाप में नीचे लाया और 10वें स्तर के अल्टिमा के साथ एक हमला जारी किया। नंबर 3 के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने तलवार की चमक का मुकाबला करने के लिए अपनी मुट्ठियां हिलाईं। धमाका। नंबर 3 पीछे की ओर उड़ गया। बर्फ के सुअर फिर उस पर झपटे। वांग टेंग, नंबर 3 गुस्से में चिल्लाया। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। उसने कुछ और बार घेरा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। वह केवल वांग टेंग का शिकार का हथियार बन सका। लिन कियानेक्स्यू भी उसी स्थिति में थी, लेकिन वह अलग थी, क्योंकि वह एक सुंदर उपकरण थी। वह इस समय चिढ़ महसूस कर रही थी, चाहे वह कितनी भी शांत दिख रही हो। उसकी पलकों के कोने फड़क रहे थे। बेचारी देवी लेंग। देवी लेंग अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकती। वांग टेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह पहला व्यक्ति होगा जिसने उसे इतना क्रोधित किया है। अल्पविराम। हालांकि वह अंततः नंबर 3 से अलग थी। वह ऐसी खिलाड़ी थी जो वांग टेंग की स्थिति को भांपकर हमला कर सकती थी। एक बार फिर उसने उसके छिपने की जगह ढूंढ ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके हाथ में बर्फ नीला युद्ध धनुष दिखाई दिया। वहां कोई तीर नहीं था। हालांकि एक का निर्माण तब हुआ जब उसने तार खींचा और गोली चलाई। बर्फ का तीर बिजली की गति से अंतरिक्ष में उड़ता हुआ पलक झपकते ही वांग टेंग के पास पहुंच गया। झनकार। एक धातु की खनक सुनाई दी। वांग टेंग की तलवार तीर से टकराए और उसे एक तरफ धकेल दिया। तीर उसके शरीर से कुछ इंच दूर जा गिरा। ठंड के कारण उसका शरीर लगभग जम गया।
सौभाग्यवश उसके शरीर में दिव्य ज्वाला की एक किरण थी जो उसके अंगों से होकर गुजरी और आक्रमणकारी शीत को दूर भगा दिया। ये ठंड बहुत शक्तिशाली है, वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ कर कहा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, कुछ और बर्फीले तीर ऊपर से उड़कर आए और उसके बचने के सभी रास्ते बंद कर दिए। वांग टेंग ने उस चाल से बचने के लिए स्पेस फ्लैश का उपयोग किया और एक अलग स्थान पर पुनः प्रकट हुआ। तभी लेन कियानेक्स्यू की आंखों में एक अनजानी धूर्त नजर आई। उसने एक मौका पाया और बर्फीले सुअरों के घेरे से बच निकली। वह हवा में कदम रखती है और उसके गोरे पैरों के चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिससे उसकी गति बढ़ जाती है। वह पलक झपकते ही कुछ हजार मीटर की दूरी तय कर लेती है और तेजी से भाग जाती है। सुंदर, क्या तुम्हें जूतों के बिना ठंड नहीं लगती? वांग टेंग ने जोर से चिल्लाया। उसने उसका पीछा नहीं किया। लेन कियानेक्स्यू लगभग लड़खड़ा गया। कियानेक्स्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के बर्फ सुअरों के बड़े समूह को छोड़ दिया। वांग टेंग को निराशा हुई। अब एक व्यक्ति कम हो गया था और खेती के लिए बहुत कम अंक बचे थे। अच्छी बात यह रही कि उनके पास पहले से ही अच्छी फसल थी, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने उस जगह की ओर देखा जहां बर्फ वाली लड़की रुकी थी और उसने जमीन के पास तैरते हुए कई विशिष्ट बुलबुले देखे। इकट्ठा करना। नक्षत्र बल्ब बर्फ तारांकन 3500। दिव्य फ्रॉस्ट फिजिक तारांकन 1200। दिव्य स्तर तीर प्रतिभा 2300। दिव्य क्षेत्र आत्मा 6500। अल्पविराम। गुण बुलबुले उसके क्लोन के शरीर में विलीन हो गए, जो फिर किसी अस्पष्टीकृत कनेक्शन के माध्यम से उसके मूल शरीर में पहुंच गए। जोन 1 में वांग टेंग रुक गया जब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भर गई, ठीक वैसे ही जैसे वह तारा जानवरों का शिकार कर रहा था। लेन कियानेक्स्यू। एक बर्फ तत्व कौतुक। दिव्य फ्रॉस्ट काया। ये वास्तव में बर्फ और हिम के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकता है। ये काया वास्तव में विशेष और शक्तिशाली है। उसकी बाण प्रतिभा दिव्य स्तर तक पहुंच गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा क्लोन उसे रोक नहीं पाया। उसकी आत्मा भी शक्तिशाली प्रतीत होती है, ये पहले से ही दिव्य योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वह एक अच्छी प्रतिद्वंद्वी है। मुझे अगले दौर में उससे मिलना चाहिए। वांग टेंग के मन में विचार उमड़ रहे थे जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। राजसी तारामंडल बर्फ बल उसके शरीर में प्रकट हुआ, हालांकि ये सुअरों का था, लेन कियानेक्स्यू का नहीं। तारामंडल बर्फ बल छठे स्तर पर आकाशीय चरण। वांग टेंग का तारामंडल बर्फ बल आकाशीय चरण के तीसरे से छठे स्तर तक तेजी से आगे बढ़ा। कोई भी इतनी तेज गति की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके अलावा जोन 5 में शिकार अभी खत्म नहीं हुआ था। बड़ी मात्रा में बर्फ सुअर बड़ी मात्रा में विशेषताओं का उत्पादन करेंगे। वांग टेंग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अंत में उनके नक्षत्र बर्फ बल का स्तर कैसा होगा। यहां तक कि उन्होंने रिक्त विशेषताएं भी प्राप्त कर ली, जिन्हें उन्होंने पहले ही बड़ी मात्रा में एकत्रित कर लिया था। दिव्य शीत काया के बुलबुलों को अवशोषित करने तथा विशेष बर्फीली संरचना प्राप्त करने के बाद उसके शरीर में कुछ परिवर्तन प्रभावी हुए। वांग टेंग के पास पहले से ही बर्फ से जुड़ी एक प्रकृति थी, आइस कोकून फिजिक। हालांकि इसकी तुलना लेन कियानेक्स्यू से नहीं की जा सकती थी। जब नया संविधान जोड़ दिया गया तो पुराने संविधान को दबा दिया गया। वांग टेंग ने अपने हृदय में परिवर्तन और खुशी महसूस की। वह बिना कुछ खर्च किए एक शक्तिशाली शरीर पाने में कामयाब रहा। लीग ऑफ टैलेंट्स एक शानदार जगह है। उसे यह पसंद है। लेन कियानेक्स्यू उस समय बहुत क्रोधित हो जाती अगर उसे पता चलता कि उसकी दिव्य शीत काया को वांग टेंग ने उठा लिया है। वह शायद पागल हो जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिव्य शीत शारीरिक बनावट 1200/10,000 प्रथम श्रेणी। उन्होंने अपने गुण बोर्ड की जांच की। दिव्य फ्रॉस्ट फिजिक पहले स्थान पर था, जिसका अर्थ था कि सुधार की बहुत गुंजाइश है। यह सामान्य आइस कोकून काया से भिन्न था, जिसे एक बार पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद और अधिक सुधारा नहीं जा सकता था। अगला दिव्य स्तर की तीर प्रतिभा थी। यह एक आश्चर्य के रूप में आया। वह नहीं जानता था कि न केवल युवा लड़की की बर्फ प्रतिभा चौंकाने वाली थी, बल्कि उसके पास एक शक्तिशाली हथियार प्रतिभा भी थी। वह निश्चित रूप से एक ब्रह्मांड मंच प्रतिभा थी, कम से कम। यदि वह बड़ी हो जाए तो अत्यंत शक्तिशाली और डरावनी हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि वह 7 स्टेलर अकादमियों में प्रवेश ले लेती है तो उसके भविष्य की संभावनाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। बेशक वांग टेंग को कुछ लाभ मिला था। उसे दिव्य बाण प्रतिभा प्राप्त हुई थी, जिसने तुरंत उसकी पूर्व बाण प्रतिभा को शाही स्तर से दिव्य स्तर तक उन्नत कर दिया था। उनकी सभी शस्त्र प्रतिभाओं में से दिव्य स्तर तक पहुंचने वाली पहली प्रतिभा उनकी बाण प्रतिभा थी। इसके विपरीत वह अक्सर जो तलवारें और ब्लेड इस्तेमाल करता था, वे अभी भी शाही स्तर के थे। भाग्य क्रूर था।
दिव्य स्तर तीर प्रतिभा 2300 बटा 50,000। आखिरी विशेषताएं आत्मा की विशेषताएं थी। वांग टेंग ने बहुत ध्यान से नहीं देखा। अगर उनमें से कोई भी अगले स्तर तक आगे नहीं बढ़ता तो कोई मतलब नहीं था। उन्होंने शिकार जारी रखा और जोन 1 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया। जोन 5 में नंबर 3 की स्थिति लेन कियानेक्सू के चले जाने से मुश्किल हो गई। सभी बर्फीले सुअर उस पर हमला कर रहे थे, मानो पागल हो गए हो। यहां तक कि वांग टेंग को भी उसके प्रति कुछ सहानुभूति थी। लेन कियानेक्सू ने तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं छोड़ा। अपनी ओर देखो, तुम बहुत बदसूरत हो। कोई भी सुंदर महिला तुम्हारी दुर्दशा को साझा करने के लिए तैयार नहीं है, वांग टेंग ने कहा, जैसे कि सहानुभूति जता रहे हो। नम 3 का चेहरा हरा हो गया। बदसूरत से तुम्हारा क्या मतलब है? वह अपमानित महसूस कर रहा था। गंजा होने के बावजूद वह निश्चित रूप से बदसूरत नहीं था। पाक के सदस्यों के बीच उसे अभी भी सुंदर माना जाता था। हालांकि मुद्दा यह नहीं था। दोनों लड़ाके एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। क्या उसका उसे छोड़कर चले जाना सामान्य बात नहीं थी? क्या बेवकूफी है? जो लोग नहीं जानते थे वे सोच सकते थे कि यह एक पारिवारिक नाटक है। देखने वाले लोग भी अवाक रह गए। यह आदमी बहुत ही दुष्ट है। वह लेन कियानेक्सू की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है। नंबर 3 ने अपना गुस्सा दबाया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, वांग टेंग, क्या तुम सिर्फ अपनी जीभ हिलाकर ही काम चला सकते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे मरते दम तक लड़ो। ओह, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं काय हूं। कृपया आगे बढ़ो। वांग टेंग ने अपनी बाहें पार की और तमाशा देखा। नंबर 3, काय, क्या उसके जैसा बेशर्म कोई और भी है? आउच! आसपास के बर्फीले सुअर उस पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। वह व्यक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था, जबकि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शिकार के दौरान सबसे बुरी बात यह हो सकती थी कि बहुत ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। उस क्षेत्र में बर्फ फोर्स सबसे ज्यादा सघन थी, आग फोर्स अपेक्षाकृत कम थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। नंबर 3 जैसे अग्नि तत्व योद्धा के लिए अपनी शक्ति को बहाल करना सुविधाजनक नहीं होगा। वह हौंफने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे लगा कि वह सड़क के अंत में आ गया है। नंबर 3 ने वांग टेंग को घूर कर देखा और हार स्वीकार कर ली, जबकि नंबर 1 या नंबर 2 ने युवा नायक पर झपट्टा मारा और अपशब्दों की बौछार की। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और निश्चित क्षेत्र से गायब हो गया। तस्क, उसकी आंखें भयंकर थीं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन इसे दिल पर नहीं लिया। लाइव चैट प्लेटफॉर्म खुशी से भर गया। एक और को उसके रास्ते पर भेज दिया गया है। इस नंबर 3 ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी तीखी नजर देखिए, वह पिछले 2 की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो क्या हुआ? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं। कितनी अवमानना, कितनी आकर्षक। वांग टेंग, पराजित लोगों को साहस की बात नहीं करनी चाहिए। अद्भुत। अल्पविराम। वांग टेंग ने बर्फ पर सुअरों के बड़े समूह को देखा और आह भरी। लगता है कि मुझे अभी भी यह काम खुद ही करना होगा। क्या यह ऐसी बात है जो एक मनुष्य को कहनी चाहिए? नंबर 3 और लेन कियानेक्सू ने उन्हें कई सुअरों से निपटने में मदद की। वह बहुत कृतघ्न है। कोई इस आदमी को बाहर खींचकर 100 बार मारो। उसे दुनिया की क्रूरता का पता चले। बेशर्म चोर, सावधान। अल्पविराम। वांग टेंग की शिकायतों से सभी लोग स्तब्ध रह गए, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ दिया। वह बहुत बेशर्म है। ये बात जोर से कहने का साहस करो। मुझे अभी भी यह काम स्वयं ही करना है। यदि आप अपने लिए अंक स्वयं प्राप्त नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? बेशर्म। सभी लोग उसका तिरस्कार करते थे। वांग टेंग को नहीं पता था कि उसने एक ही वाक्य से पूरी भीड़ को अपने खिलाफ कर लिया था। अगले ही पल, वह फिर से हवा में प्रकट हुआ और अपने हाथ हिलाए। नक्षत्र अग्नि बल बह गया। भयानक लपटें आकाश से गिरते हुए बाणों में बदल गईं। ये लपटें साधारण नहीं थीं। इन्हें स्कॉचिंग बीस्ट फ्लेम से बनाया गया था, जो उसे फ्यूरियस फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड से मिली थी, इसलिए यह ज्यादा शक्तिशाली थी। एट नोबल एट। बस इतना था कि लॉ का रंग भी लाल था, जो सामान्य लपटों से ज्यादा अलग नहीं था। बाहरी लोग उन्हें अलग अलग नहीं पहचान पाते। वे केवल बर्फ के सुअरों को एक के बाद एक मरते हुए देख सकते थे। उनकी गति लेन कियानेक्सू या नंबर 3 से कम नहीं थी। ये कौन सी तकनीक है? बहुत शक्तिशाली। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग की लपटें भी बहुत शक्तिशाली लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि यह उसकी जल शक्ति जितनी अच्छी है। आखिरकार, वह एक बार फिर गंभीरता से अग्नि सेना से लड़ रहा है। ठीक कहा। उसकी पिछली लड़ाइयां बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। जल्दी देखो, जोन 3 में वांग टेंग की रैंकिंग में तेजी से सुधार हो रहा है। हे भगवान, 5वां स्थान, 4था स्थान, पहले स्थान पर, अचानक प्रथम स्थान, क्या बकवास है। अद्भुत।
फिर से पहला स्थान। अब उसके पास 2 प्रथम स्थान है। मुझे पूरा संदेह है कि वह अपने सभी क्लोनों को प्रथम स्थान पर लाने वाला है। वह पहले ही जोन 7 में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। धिक्कार है। उसने ऐसा कब किया? मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि यह होने जा रहा है। जोन 7 अब संदेह में नहीं है। अब सब कुछ जोन 2 पर निर्भर करता है। जोन 2 का लिंग यांगक्सू शक्तिशाली है। वांग टेंग बड़ी मुश्किल से 18वें स्थान पर पहुंचा है। वह अभी भी पहले स्थान से बहुत दूर है। ये सही है। लिंग यांगक्सू भी उतना ही ताकतवर है। वह निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। बकवास। ये तो वांग टेंग का क्लोन है। अगर उसका असली शरीर वहां होता तो क्या तुम यही कहने की हिम्मत करते? तो क्या हुआ अगर यह असली शरीर है? लिंग यांगक्सू की ताकत के सामने डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, देखते हैं जोन 2 में कौन शीर्ष पर पहुंचता है। अल्पविराम। वांग टेंग की रैंकिंग जोन 5 में पहले स्थान पर पहुंच गई, जिसने लिंग यानिक्सू को पीछे छोड़ दिया। कई लोगों को इस बात पर अधिक से अधिक भरोसा हो गया कि युवा नायक 4 निश्चित क्षेत्रों में पहला स्थान प्राप्त करेगा। हालांकि ऐसे भी कई लोग थे जो जोन 2 के शीर्ष रैंक वाले लिंग यांगक्सू का समर्थन करते थे और उन्हें यकीन नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने तुरंत लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर झगड़ा किया। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने तो सट्टेबाजी की भी अनुमति दे दी। संभावना 3:1 थी। यदि वांग टेंग का क्लोन जीत जाता तो विजेताओं को मूल राशि का 3 गुना मिलता। ये स्पष्ट था कि बड़ी कंपनी ने यह निर्णय लिया था कि वांग टेंग के जीतने की संभावना थोड़ी कम थी। अचानक ही दर्शकों की भावनाएं भड़क उठीं। वांग टेंग के अन्य क्लोनों को प्रथम स्थान मिलने के बारे में कोई संदेह नहीं था। हालांकि यह अभी भी बहस का विषय था कि क्या उनका क्लोन जोन 2 में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाएगा। वह गर्म विषय था। वर्चुअल यूनिवर्स कॉप को यह बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए उसने लोगों को शामिल किया और उन्हें भाग लेने के लिए प्रेरित किया, खास तौर पर वांग टेंग और लिंग यांगक्सू के समर्थकों को। दोनों पक्ष लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर बहस करते हुए आगे पीछे हो गए। अनगिनत दर्शकों ने जोन 2 पर ध्यान केंद्रित किया। इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वालों की संख्या यहां तक कि कुछ समय के लिए जोन 1 से भी अधिक थी। यहां तक कि क्राउन प्रिंस के बारे में चिंतित लोगों को भी कहीं और भेज दिया गया। ग्रेट कियान अकादमी के अध्यक्ष पेई तियानझोउ ने अपना सिर हिलाया। क्या हो रहा है? वे हमें वांग टेंग के साथ खड़ा कर रहे हैं। बाओ देवेन ने भौहें सिकोड़ी। ये वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन की सामान्य रणनीति का हिस्सा है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्यू यूनशिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग के क्लोन में पहले स्थान पर टिके रहने की शक्ति होगी। मैंने वास्तव में उसे गलत समझा था। बाओ देवेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया, केवल कड़वाहट से आहें भरते हुए। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। हम सबने उसे गलत समझा है। क्यू यूनशिया ने आह भरी। कोई बात नहीं, मेरा मानना है कि यांगक्सू निश्चित रूप से अपना पहला स्थान बनाए रखेगा। ये तो वांग टेंग का क्लोन है, ये लॉर्ड यांग से कैसे मुकाबला कर सकता है? बाओ देवेन ने कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके चेहरों पर चिंता के निशान दिख रहे थे। वांग टेंग की ताकत और हरकतों को देखते हुए यह कहना मुश्किल था कि लिंग यांगक्सू शीर्ष स्थान बनाए रखने में सक्षम होगा या नहीं। आखिरकार जोन 2 में पाकर परिवार से एक मार्शल योद्धा भी था। उफ, लानत है इस पाकर परिवार पर।